Hello and welcome back to Clear Vision for UPSC. So this video is regarding Economy PT 365 Part 1. In today's video, we will cover this particular document. You can download this document from the Vision IS website. वहाँ पे ये document freely available है, ठीक है? Before starting the video, let me tell you one thing that this video is not a short summary video. ये कोई short summary video नहीं है. This is a detailed video on current affairs जहाँ पे हम static part प्लस करंट अफेयर्स दोनों को मिलाकर डिटेल में पढ़ने वाले हैं. और व्हेन आई से डिटेल स्टैटिक पार्ट, इट मींस इफ देयर आर 5 to 6 क्वेश्चन फ्रॉम पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी, देन यू विल डेफिनेटली मेरे डॉक्यूमेंट से आप कर पाएंगे. मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंट में या एटीट्यूड में बात नहीं कह रहा हूं. द रीजन इज विजन आईएएस ने ऑलरेडी स्टैटिक पार्ट थोड़ा सा ऐड किया हुआ है, प्लस उन्होंने करंट अफेयर तो बेस्ट अपलोड करते ही हैं. साथ ही साथ मैंने जो एडिशन किया है और जो मैं चीजें मैं आपको समझाऊंगा, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, यहां से आप आराम से 5 to 6 क्वेश्चन आप करके आएंगे एग्जाम में. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर वीडियो. दिस इज द कवर पेज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट. वी आर कवरिंग करंट अफेयर्स फ्रॉम अप्रैल 2025 टू नवंबर 2025. रेस्ट ऑफ द मंथ्स हम नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करते रहेंगे. ठीक है, नाउ दिस इज द इंडेक्स एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स. नाउ लिसन टू मी. इन दिस फर्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे चैप्टर 1 से 30 तक, पेज नंबर 30 तक. अब इस इतने से पेज में, मतलब यहां से नीचे और यहां तक, एवरी ईयर ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चन वो पूछते हैं. जस्ट अ सेकेंड. एवरी ईयर 5 to 6 क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे. ठीक है, अब 5 to 6 क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली ऐसे तो नहीं आने वाले अगर मैं ये एडिशंस नहीं करता हूं जो मैंने पीछे कर रखे हैं आगे, अभी आप देखेंगे. इसलिए इस डॉक्यूमेंट को अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखें. जीरो से लेकर एडवांस लेवल पर जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, पीएससी एग्जाम के लिए, हर एक चीज कवर है, हर एक कॉन्सेप्ट कवर किया है. इंडेक्स से आप ये सीख सकते हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो मुझे बहुत ध्यान से पढ़ना है. इंडिया फॉरेक्स रिजर्व डबल स्टार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार आएगा. बेसिक्स ऑफ आरबीआई स्टार्ड मार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट स्मॉल फाइनेंस बैंक का. करंट अफेयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट बेसिक इंपॉर्टेंट है. सरफाजी एक्ट एक बार पूछा हुआ है, पीवाईक्यूज है. देन अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में देखें तो उसने पूछा है फंक्शंस ऑफ आरबीआई. देखो दिख रहा है फंक्शंस ऑफ आरबीआई, अपॉइंटमेंट, प्राइमरी फंक्शन. नाउ एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां से वो 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, 1, 2 एंड 3. एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बैंक. बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, आगे तो इसका आंसर है ही, बट अगर आपको पता है प्लीज आंसर करिए. ठीक है, नाउ लिसन टू मी. एफडीआई वर्सेस एफपीआई, पीवाईक्यू है, पूछा भी गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ओनली बेसिक इंपॉर्टेंट है इसका. ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं. तो याद रखना ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. डॉक्यूमेंट मिलेगा कहाँ पे आपको, तो टेलीग्राम पे आप जब जाओगे क्लियर विजन फॉर यूपीएससी के, वहां पे ये डॉक्यूमेंट अपलोड होगा इस वीडियो के 2-3 आवर्स के बाद. ठीक है, थोड़ा सा एडिशन करके आपको मिल जाएगा. यहां से शुरू करते हैं, यहां से चलिए. लेट्स स्टार्ट विद दिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट. दिस इज द एडिशन डन बाय क्लियर विजन फॉर यूपीएससी. दिस इज द एडिशन, दिस इज द हाईलाइटेड पार्ट डन बाय मी, ऑफ कोर्स द पर्सन बिहाइंड क्लियर विजन फॉर यूपीएससी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का सेंट्रल बैंक है, इसके बारे में सबसे पहले उन्होंने बोला आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी. एक क्वेश्चन हर साल आएगा, थोड़ा सा स्लो लेकर चलूंगा स्टार्टिंग में, उसके बाद पेस पकड़ेंगे. और ध्यान से सुनो, स्लो लेकर इसलिए चलूंगा क्योंकि स्टार्टिंग के पेजेस ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट तो बेहद इंपॉर्टेंट है. तो टॉपिक ये है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की इंस्ट्रूमेंट्स डिटेल्ड ओवरव्यू. अब सुनो, ये डिटेल्ड लिख तो दिया बट ये कोई डिटेल्ड ओवरव्यू है नहीं, इसलिए ट्राई टू रीड दीज टॉपिक्स इन डिटेल. जो आपका बेसिक मटेरियल है वहां से जाके इनको जरूर पढ़ना. मैं आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से. देखो, आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है, आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो बहुत सारे काम करता है. वो कैसे, वो फंक्शंस उसके क्या है, जैसे जो हमारा आरबीआई है वो करेंसी को इशू करता है लेकिन 1 रुपए के नोट को नहीं करता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है. बैंकर टू द गवर्नमेंट है, सेंटर और स्टेट दोनों का वो बैंक है. ठीक है, बैंकर है, मतलब जैसे हमारा बैंक, हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है, पंजाब एंड सिंध बैंक हो सकता है, आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है, एक्सिस बैंक हो सकता है, वैसे गवर्नमेंट का बैंक है आरबीआई. बैंकर्स बैंक है, बैंकों का भी बैंक यही है. ठीक है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट मॉनेटरी अथॉरिटी, पैसा आया गया कैसे काम चलेगा पैसे का, वो सारा ये कंट्रोल करता है. कस्टोडियन है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है आगे एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, बस सुनते जाओ. रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसी, दोनों को. नॉन बैंकिंग फाइनेंस कमीशन जो है उनको भी, ये कंपनीज जो भी है उनको भी ये रेगुलेट करता है. बैंक्स को तो देखता ही. अब ये क्या होता है आगे इसी वीडियो में कवर्ड है. क्लियरिंग हाउस फॉर इंटरबैंक ट्रांजेक्शन, ठीक है. कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ बैंक्स, ठीक है. जो सीआरआर जमा करते हैं बैंक वाले उसके आरबीआई के पास, उसका भी कस्टोडियन है, ध्यान रखता है. मैनेजर है पब्लिक डेट का.
डेवलपमेंट रोल, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पेमेंट सिस्टम एटसेट्रा, इन सब का उसका अपना फंक्शन। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बैंक? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बैंक इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड लैंडिंग दोस फंड्स टू बोरोवर्स। दिस इज द प्राइमरी फंक्शन एंड दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन सिर्फ यही है कि वो पब्लिक, देखो फंक्शन तो ये सारे हैं पर प्राइमरी फंक्शन क्या है, सबसे पहला काम क्या है, लैंडिंग दोज फंड्स टू बोरोवर्स। ठीक है, इन शॉर्ट एक्सेप्ट डिपॉजिट, प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आ जाए तो अब उसने बोला कि भाई कुछ की इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू आरबीआई ना सबको कंट्रोल करता है इंडिया में, हर एक मॉनेटरी अपने सारे पैसे का जो काम है उसको कंट्रोल करता है। ऑब्जेक्टिव आरबीआई का सिर्फ एक रहता है कि प्राइस स्टेबिलिटी रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे, लोग ज्यादा महंगाई में भी ना जाएं, ज्यादा चीजें सस्ती भी ना हो और चीजें नॉर्मल चलती रहे, है ना। अब देख, उसके लिए वो दो तरीके के टूल्स यूज करता है, पहला क्वांटिटेटिव टूल, दूसरा क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स होता है कि जैसे मैं अपने दोस्त को बोलूं, आप अपने दोस्त को जाके बोलो भाई प्लीज मेरा ये काम कर दे। अब आपने उसको बोला कि प्लीज मेरा ये काम कर दो या कर दे, जो भी आपने बोला, हो सकता है वो मना कर दे। तो पहले तो आप उसको बोलोगे ले 500 रुपए ले ले और ये काम कर दे, तो हो सकता है वो काम कर दे। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास दूसरा रास्ता क्या है, आप उसको इमोशनली ब्लैकमेल करो कि यू आर माई गुड फ्रेंड, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, हो सके तो प्लीज मेरा ये काम हो जाए। मोरल सुएशन है ना, हम उसे परसुएट करते हैं कि काम करने के लिए। नॉन बाइंडिंग है बट इफेक्टिव है, आप उसको ये नहीं कहते कि करना ही पड़ेगा, नहीं, नॉन बाइंडिंग होता है, उसका मन है तो करेगा और वो कई बार वो कर भी देगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट हायर में, लेस लोन अमाउंट फॉर कोलाटरल यूज टू कर्ब स्पेक्यूलेशन। तो कहीं जगह चेंजिंग द लोन टू वैल्यू क्या होता है, पहले आप 80 रुपए, जैसे आपने, ऐसे होता है कि 100 ग्राम का गोल्ड अगर आप सबमिट करोगे तो आपको उसका सिर्फ 80% वैल्यू मिलेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, लोन एज अ लोन वापस उसके बदले, है ना। लेकिन आरबीआई क्या करता है, कहता है कि यार एक काम करो, ये 100 ग्राम ऑफ गोल्ड को जो कस्टमर देंगे उनको इसका 95% दो। तो ये भी एक तरीके का मार्जिन रिक्वायरमेंट देते हैं। डायरेक्ट एक्शन, इसमें डायरेक्ट एक्शन कहते हैं कि अगर तू दोस्त है तो ये कर, वरना मैं ये काम, फिर मैं तेरे अगेंस्ट जाऊंगा, समझ आ रहा है, मैं तेरे पे पेनल्टी लगाऊंगा, मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, भाई बात सुन लो। तो हम डायरेक्ट एक्शन लेते हैं, ये 3 एक्शन ये है। अब मुद्दा आता है कि भाई क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। देखिए, इसमें एक है रेपो रेट, एक है रिवर्स रेपो रेट, एक है सीआरआर, एक है एसएलआर। क्वेश्चन हमेशा सीआरआर, रिवर्स रेपो, इन्हीं सब पे घूमता रहता है। एंड लिसन टू मी, रेपो रेट क्या होता है, इसको कहते हैं लैंडिंग रेट। आर से याद रखना, आर एल, ठीक है, रेपो रेट लैंडिंग रेट, रेपो रेट लैंडिंग रेट, ठीक है। रिवर्स रेपो बोरो, रिवर्स रेपो बोरो, ठीक है। रेपो रेट लैंडिंग रेट, रेट एट विच आरबीआई लेंड शॉर्ट टर्म टू बैंक मेन सिग्नल रेट। अब सुनो बहुत ध्यान से, यहाँ पे ना एक वर्ड है शॉर्ट टर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है और बच्चे इसी को मिस कर देते हैं। लोगों को लगता है ना कंपटीशन बहुत है किसी भी एग्जाम में, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन ना होने का मतलब, बहुत जो मेहनत करते हैं उन बच्चों का सिलेक्शन ना होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, शायद कुछ नहीं था उनके नसीब में। बट जो बच्चे पढ़ते हैं ना, पढ़ने वाले बहुत लिमिटेड बच्चे हैं, स्टूडेंट्स याद रखना, बहुत लिमिटेड बच्चे हैं। आप 3 दिन लगातार पढ़ रहे हो, 10-10 घंटे, और आपको लग रहा है आप यूपीएससी क्वालिफाई कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर आप 365 दिन आप लगातार पढ़ रहे हो, 6-7 घंटे भी, तो आप यूपीएससी नहीं, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो लिमिटेड कंपटीशन है, सब बहुत डिस्ट्रैक्टेड है इस दुनिया में, हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है। लोग बहुत जल्दी शॉर्टकट में वीडियो देखकर सब कुछ याद कर लेना चाहते हैं, उनको रिवीजन करने का मन नहीं करता है। खैर, वी विल डिस्कस दिस प्रॉब्लम्स लेटर। अब रेपो रेट क्या है, ये वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे आरबीआई कहता है कि मैं तुम्हें उधार दूंगा, ठीक है। तो होता क्या है, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म टू बैंक्स, मींस रेट बढ़ाता है, मनी सप्लाई कम हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, करता ये है आरबीआई, आरबीआई कहता है कि एक काम करो, तुम्हें एसबीआई जाता है, ऐसे समझते हैं, चलो देखो, आरबीआई, ठीक है, और ये है एसबीआई। तो एसबीआई जाते हैं इनके पास, इनको कहता है आरबीआई को कि सर मुझे 500 रुपए दे दो। तो आरबीआई कहता है कि मैं 500 रुपए तुम्हें दे तो दूंगा, लेकिन तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2%। तो एसबीआई कहता है ठीक है, दे दो। शॉर्ट टर्म है तो वो कहता है कि मेरे को विद इन 50 डेज या 100 डेज के अंदर वापस चाहिए। ये कहते हैं ठीक है, तो ये ले जाता है। अब जब एसबीआई पैसा ले गया तो मार्केट में पैसा गया, मार्केट में पैसा आया। अब मार्केट में जब पैसा आएगा तो उस पैसे से लोग शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग करेंगे तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फिर आरबीआई ये सोचता है कि अब ये तो हो गया अपना रेपो रेट, है ना, रेपो रेट हमें समझ आ गया कि ये शॉर्ट टर्म टू बैंक्स पे देते हैं। अब आरबीआई ने क्या किया, अब आरबीआई ने रेपो रेट का रेट बढ़ा दिया, पहले कितना था 2%, अब इसको कर दिया 10%। अब एसबीआई आएगा, एसबीआई बोलेगा
कि सर मुझे प्लीज 500 रुपए का लोन दे दो। तो लेकिन आरबीआई ये चाहता है कि मनी जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो कम हो, बढ़े ना, स्टेबल रहे। तो आरबीआई बोलेगा ठीक है ले लो, बट आपको 10% देना पड़ेगा। तो एसबीआई बोलेगा ठीक है दे दो, लेकर जाएगा एसबीआई। कोई भी आगे कस्टमर जो होगा उनका, जो लोन लेते हैं, क्या कोई भी अगर वो 10% पे ला रहा है तो खुद भी तो कमाएगा, तो 11 या 12% पे तो हमें ही देगा। तो क्या कोई भी खरीदेगा? नहीं। जब कोई लोन लेगा नहीं तो हाथ में पैसा आएगा नहीं, हाथ में पैसा आएगा नहीं तो खरीदने जाएंगे नहीं, शॉपिंग करेंगे नहीं, तो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं। समझ आया? सो दिस इज ऑल अबाउट रेपो रेट। नाउ रिवर्स रेपो रेट में रेट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम बैंक्स, जिसमें आरबीआई बोरो करता है बैंक से। अब आरबीआई क्यों बोरो करेगा? आरबीआई करता है क्योंकि उसको एक्सेस पैसा मनी मार्केट से उठा के अपने पास रखना, ताकि इन्फ्लेशन कम हो जाए। अब देखो, रिवर्स रेपो रेट पे आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई कहता है कि सुनो मेरी बात, मुझे तुमसे पैसा चाहिए, मुझे पैसा दो, ठीक है? तो वो कहते हैं कि ठीक है पैसा ले लो, तो आरबीआई पैसा ले लेता है, ठीक है? उनसे पैसा अपने पे, उनके बदले उनको कोलाटरल या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कुछ भी दे देता होगा, कुछ भी दे देगा, गिरवी रख देता होगा कुछ भी। तो आरबीआई जब रेट बढ़ाता है रिवर्स रेपो का, तो मनी सप्लाई कम हो जाती है। क्यों? जैसे आरबीआई ने क्या किया, ध्यान से देखो, आरबीआई ने बोला कि मैं 10% कर दूंगा, इस वाले में नहीं। अब ये अलग है, उसने बोला कि अगर तुम मेरे पास अपना पैसा जमा करोगे तो मैं उसका 10% तुम्हें रिटर्न दूंगा, ठीक है? तो एसबीआई ने बोला नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। तो आरबीआई ने बोला चलो मैं इसको 20% कर देता हूँ, तो एसबीआई अपना पैसा यहाँ दे देगा, वो बाहर किसी को लोन नहीं देगा, क्योंकि वहां से उसको सिर्फ 2% का फायदा होता। यहाँ से उसको हो सकता है 15 से 16% या 3-4% का फायदा हो रहा हो, तो भी तो अब मार्केट में पैसा नहीं जाएगा और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, सीआरआर, परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज बैंक्स मस्ट कीप एट कैश विद आरबीआई। यहाँ आरबीआई के पास सम अमाउंट ऑफ मनी कैश रिजर्व रेशियो में, जैसे बैंक क्या करते हैं ना, बैंक ऐसे करते हैं कि जैसे वो क्या करते हैं, अब जैसे उनके पास 100 रुपए हैं, तो इसका कुछ परसेंट, 18%, मतलब समझ लो 18 रुपीज या 20% या 10 रुपए या 5 रुपए, आरबीआई कहता है तुम मेरे पास रखो। तो आरबीआई ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि वो सेंट्रल बैंक है, वो हेड है, वो कह सकता है। लेकिन रीजन ये कि आरबीआई उन पैसों को अपने पास संभाल के रखते हैं, कल को जब बैंक में कोई दिक्कत हो, बैंक में कोई खराबी है, तो वो इन पैसों का यूज करके उसको स्टेबलाइज कर सके या लोगों के पैसे वापस कर सके, अगर कोई बैंक भाग जाए तो, है ना? ठीक है। अच्छा, ये कैश वो आरबीआई के साथ रखता है, ठीक है? नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है उसको इस पे। अच्छा, सीआरआर 100% हो सकता है, मतलब अगर आरबीआई ने बोला 100%, तो सभी बैंकों को अपना पूरा पैसा बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। बट सर अगर सारे बैंक अपना पैसा सबमिट कर देंगे तो बैंक इकोनॉमी में 0 रुपीज होगा, तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? देखो ऐसा होता है, जब 500 हजार के नोट बंद हुए थे ना, तो यही हुआ था, 100% सीआरआर कर दिया था, वो बैंक वो सारे नोट सबमिट हो गए थे बैंक में, है ना? ठीक है। अब सीआरआर अगर वो बढ़ा देगा आरबीआई, तो सबको अपना पैसा उसमें जमा करना पड़ेगा और फिर मार्केट में पैसा नहीं होगा। इन्फ्लेशन कम हो रही है ना हर जगह से। एसएलआर क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखो सीआरआर 100% हो सकता है, बट एसएलआर कभी भी 100% नहीं हो सकता, याद रखना। इसकी आई थिंक लिमिट 40% है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। आई थिंक एसएलआर की 40% लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अभी प्रेजेंट में आई थिंक 18% चल रहा है। देखो, परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, मस्ट मेंटेन इन लिक्विड असेट। मतलब यहाँ तो आपको पैसे देने थे, यहाँ पे आपको गोल्ड बॉन्ड कैश बाय देमसेल्व्स, एसएलआर इंक्रीज लैंडेबल फंड्स, ये। तो आरबीआई कहता है कि ये वाले गोल्ड बॉन्ड ना हमें मत दो, आप अपने वॉल्ट में रखो ले जाके छुपा बढ़िया से, और कितना परसेंट हम बताएंगे, आरबीआई बताता है। तो आरबीआई कहता है कि इसका, जैसे इनके पास 100 ग्राम का गोल्ड है, तो वो कहते हैं कि 90 ग्राम उसमें रख दो। अगर रख दिया तो क्या आगे वो दे पाएंगे लोन? नहीं दे पाएंगे, तो इन्फ्लेशन तीनों से कम हो रहा है। तो ये क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, ये क्वालिटेटिव टूल्स है। क्या समझ आया? वेरी गुड। आगे देखते हैं। अब बढ़ते हैं सरप्लस ट्रांसफर टू सेंटर। ये जो एडिशन हुआ है ना, ये बहुत बेहतरीन एडिशन है। आप इसको देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ आरबीआई इनकम, रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आपको ना दोबारा 3-4 बार वीडियो देखने की नीड नहीं है। अगर आप एक काम कर सकते हैं कि मेरी जो ये जो मैं बोल रहा हूँ जो वीडियो है, आप इसको मल्टीपल टाइम सुन सकते हो, जिससे ये आपको याद हो, ठीक है? सरप्लस ट्रांसफर टू सेंटर, देखो ध्यान से। आरबीआई ने रिसेंटली ट्रांसफर किया 2.69 लाख करोड़ सरप्लस टू सेंटर, इतने रुपए दिए हैं सेंटर को। ये जो ट्रांसफरेबल सरप्लस है 20245 हैज बीन अराइव्ड एट ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइज्ड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये रिवाइज्ड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या है, हम इसको अभी देखते हैं, ठीक है? बहुत आराम से, बहुत अच्छे से देखो। अभी अभी बहुत अच्छे से देखना, ठीक है? यहां देखो, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज
नेट इंटरेस्ट फ्रॉम लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लोन सिग्नोर, अब यहाँ पे देखो साइनोरेज जो भी लिखा हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम करेंसी प्रिंटिंग, इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट, ये की सोर्सेज हैं आरबीआई इनकम के। सर समझ नहीं आया तो अब समझते हैं यहां से। देखो की सोर्सेज ऑफ आरबीआई इनकम क्या है? इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स होल्ड करता है, ठीक है, अपने पास रखता है। इन सिक्योरिटीज पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो आरबीआई की मेजर इनकम होती है, ठीक है। आरबीआई क्या करता है? एक बॉन्ड जारी करता है, समझ लो, वो मार्केट में कहता है कि हेलो विनोद, तुम ये खरीदोगे? विनोद आके इसको खरीद लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं आप अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इंटरेस्ट से देना पड़ेगा। जो भी आरबीआई की इससे कमाई होती है वो किसके पास जाती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। नहीं सॉरी, ये आरबीआई की इनकम में जाती है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। नेट इंटरेस्ट फ्रॉम लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स, जैसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लैप होता है ना, रेपो रेट पर बैंक्स को पैसा देना, रिवर्स रेपो पर बैंक से पैसा लेना, अभी हमने पीछे पढ़ा है, रेपो रिवर्स रेपो के बीच का इंटरेस्ट आरबीआई इनकम होता है। जो इंटरेस्ट मिलता है उसको आरबीआई की इनकम कहते हैं। जो बैंकों को लोन देते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, शॉर्ट टर्म इमरजेंसी में जो फंड देते हैं बैंकों को, वो भी आरबीआई की इनकम होता है। ये क्या होता है? करेंसी प्रिंटिंग से होने वाला प्रॉफिट। अब नोट की फेस वैल्यू देखो कितनी है, 2,000 रुपए एग्जाम्पल। प्रिंटिंग कॉस्ट किसकी है? 2 रुपए, है ना। तो 2 रुपए के 2,000 के नोट को छापने में 2 रुपए का लग रहे हैं, तो फायदा भी तो होता है। तो नोट की फेस वैल्यू माइनस प्रिंटिंग कॉस्ट, ये आरबीआई की ट्रेडिशनल और इंपॉर्टेंट इनकम यहां से होती है। इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी एसेट्स, अब जो हमारे एसेट्स हैं फॉरेन करेंसी में, आरबीआई अपना फॉरेक्स रिजर्व फॉरेन एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, जैसा फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स डिपॉजिट्स में। इन इन्वेस्टमेंट्स पर मिलने वाला इंटरेस्ट आरबीआई की इनकम होती है। तो ये ओवरऑल उसकी इनकम होती है। इतना समझ लो कि ये 5 तरीके हैं उसको पैसे कमाने के, आरबीआई कहाँ से पैसा कमाता है। अब आरबीआई ने पैसा कमा लिया, लेकिन अब आरबीआई को ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है, ठीक है। तो जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगा तो हुआ क्या, ध्यान से सुनो। रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क आया। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है पहले ये समझो। देखो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है वो अडॉप्ट हुआ था आरबीआई के द्वारा 2019 में, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द विमल जलन कमिटी। अब ये कमिटी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अडॉप्टेड बाय आरबीआई 2019 बेस्ड ऑन द विमल जलन कमिटी, ठीक है। ECF इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क 2012। व्हाट इज दिस? अब समझते हैं इसको। देखो हुआ ये, ध्यान से सुनना, हुआ ये कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क में ये हुआ कि ECF एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आरबीआई ये डिसाइड करता है। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिससे आरबीआई डिसाइड करता है कि आरबीआई के पास कितना पैसा खुद के पास रहना चाहिए उसके अकाउंट में, और कितना सरप्लस पैसा जो बचता है वो सरकार को हम दे दे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे आरबीआई ने 100 रुपए कमाए तो आरबीआई का ये जो ECF है ये डिसाइड करता है कि भाई 20 रुपए तो आरबीआई के पास रहने चाहिए, 80 रुपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दो, ठीक है। लेकिन इसको ना रिवाइज किया गया, रिवाइज का मतलब इसको बदला गया थोड़ा सा। रिवाइज ECF का मतलब क्या है? 2019 में आरबीआई ने अपना पुराना फ्रेमवर्क रिवाइज किया, ताकि, क्यों किया? अब कोरोना वगैरह आ गया था, पहले आरबीआई के पास बहुत पैसा बफर में पड़ा रहता था और वो यूज हो नहीं पाता था, तो इसको करना पड़ा रिवाइज। तो कैपिटल कैलकुलेशन ज्यादा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सिस्टम रिस्क बेस्ड हो, है ना, कि ज्यादा ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा पैसा दो, कम रिस्क है तो कम, उस हिसाब से हो, गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच क्लैरिटी बनी रहे। इसके लिए ये जो है टेन्यूर, द कमिटी रिकमेंडेड द फ्रेमवर्क टू बी रिव्यूड एवरी 5 ईयर। इस कमिटी ने बोला कि आप एक काम करो, ये जो फ्रेमवर्क बना रहे हो ना, इसको हर 5 साल में रिव्यू करो कि काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। एक और बात, ये जो भी अभी हमने पढ़ा है बेसिकली, ये जो भी होगा ये होगा आरबीआई एक्ट 1934 पे, याद रखना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से नहीं होगा, ठीक है, पेमेंट सिस्टम सेटलमेंट एक्ट से नहीं होगा। एक्ट के साथ यूपीएससी खेलेगा, और एक्ट के साथ अगर खेलेगा तो आप गलती करने के हाई चांस रखोगे, इसलिए याद रखना आरबीआई एक्ट 1934 है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब यहाँ पे है इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो मैनी एडिशन हियर, दिस इज द रीजन, है ना। बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व मतलब देश के पास रखा हुआ फॉरेन करेंसी प्लस कुछ और इंटरनेशनल एसेट्स जो इमरजेंसी स्टेबिलिटी के टाइम काम आते हैं। समझ आया? फॉरेक्स रिजर्व का मतलब समझो, मतलब हमारे भारत देश के पास रखा हुआ फॉरेन करेंसी, हमने कुछ फॉरेन करेंसी डॉलर के नोट्स वगैरह रखे होंगे, है ना, और कुछ इंटरनेशनल असेट्स होंगे, हो सकता है हम हमारी सरकार ने बाहर कुछ खरीद रखा हो, कोई मशीन हो, कोई घर हो, कोई बंगलो हो, कोई कंपनी हो, जो इमरजेंसी स्टेबिलिटी के टाइम काम आते हैं, ये हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेटेस्ट फॉरेन रिजर्व का जो डाटा है, गोल्ड रिजर्व है रीच्ड 102.3 बिलियन डॉलर। कितना है ये डाटा? याद रखो 102, ठीक है। हम ऐसे दिखाते हैं ना विक्ट्री का साइन, 2 फिंगर्स दिखाते हैं ऐसे, है ना,
ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी, ऐसे समझो 2 फिंगर दिखाते हैं ना, विक्ट्री का साइन ऐसे होता है, तो जो 2 फिंगर दिखाते हैं याद रखना 102 हमारा बिलियन डॉलर हमारा क्या है, फॉरेक्स रिजर्व है इस वक्त। ठीक है, इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व किसके पास रहता है, अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको, अभी ध्यान से सुनो। शेयर ऑफ द गोल्ड इन द फॉरेन रिजर्व टू नियरली 15% फ्रॉम अराउंड 7% अ डिकेड अगो। पहले हमारे पास गोल्ड 7% था, अब कितना है, 15%। आरबीआई इज द प्राइमरी अथॉरिटी मैनेजिंग फॉरेक्स रिजर्व इन इंडिया। दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। आज हमारे पास गोल्ड कितना है, 15%, पहले कितना था, 7%। हमारे फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या होता है, ठीक है, होता ये है कि फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, यूएसडी, यूरो एटसेट्रा। गोल्ड रिजर्व्स होते हैं, गोल्ड रिजर्व्स होते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, स्पेशल, ये आईएमएफ से रिलेटेड है। ठीक है, रिजर्व ट्रेंचे पोजीशन होता है, ये क्या है, आईएमएफ के पास इंडिया का रिजर्व शेयर होता है। ये 4 चीज होती हैं, चारों चीज के नाम याद रखना। इसके अंदर आईएमएफ का जो रिजर्व ट्रेंचे पोजीशन है, इसको याद रखने की इतनी नीड नहीं है। हाँ, फॉरेन करेंसी, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एसडीआर आप डिटेल में भी आपने पढ़ा होगा अपने बेसिक्स में। आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रेंचे पोजीशन भी होता है। अब ऐसे सोच लो, घर में इमरजेंसी के लिए कैश रखना होता है, वैसे ही कंट्री अपने लिए फॉरेन इमरजेंसी फंड रखती है, वही फॉरेस्ट रिजर्व है। अगर रुपी, अब मान लो, क्यों रखते हैं फॉरेस्ट रिजर्व, करेंसी को कैसे स्टेबल करता है, कैसे स्टेबल करता है हमारी करेंसी को। अब रुपी ज्यादा गिरने लगी, ठीक है, हमारा $1 के बदले हमारे पास हमारा रुपया 100 हो जाए, समझ लो, ये गिरना ही तो हुआ, हमारी वैल्यू कम हो रही है ना, हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे $1 के बदले। सही बात है। तो अगर हम उनसे ऑयल खरीदेंगे, तो जहां पहले हमें, वो उन्होंने बोला $10, तो पहले हमारे डॉलर की कीमत थी ₹50, तो हमें उस हिसाब से देने पड़ते। अब हमारा 100 है तो उसका डबल हो गया, तो हमारा पैसा तो वैल्यू गिर गई। ऑयल इंपोर्ट का बिल ज्यादा हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकालने लगेंगे, उनको लगेगा यहाँ कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आरबीआई फॉरेक्स का यूज करके, इनका यूज करके इकोनॉमी को शॉक से बचाता है। समझ आया? तो ये करता क्या है फॉरेक्स, लिखो इसे, A4 साइड शीट अगर ली है तो इसे लिखो। रुपी स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट कवर, ठीक है, एक्सटर्नल वर्नरेबिलिटी से हमें बचाता है। ठीक है, अब देखो, अब ये आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फॉरेक्स और फॉरेक्स रिजर्व में फर्क बताता हूँ। फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेक्स होता है फॉरेन करेंसी का मार्केट एक्सचेंज, ठीक है, आरबीआई के, और फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई के पास पड़ा हुआ एक्चुअल स्टॉक ऑफ फॉरेन एसेट्स। समझ आ गया? ठीक, दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग्स नाउ। यहाँ पे वाई इज आरबीआई इंक्रीजिंग गोल्ड रिजर्व? आरबीआई क्यों गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है? डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई द फॉरेन करेंसी एसेट्स बेस, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द यूएस डॉलर। हम लोग यूएस डॉलर से डिपेंडेंसी हटा रहे हैं, समझ आ रहे हैं? करेंसी के बजाय हम सीधा गोल्ड रखते हैं, ताकि गोल्ड का जो, देखो गोल्ड के प्राइसेस भी ऊपर जाते हैं और गोल्ड को हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं आराम से, है ना? बात, मतलब उतनी इजीली गोल्ड नहीं हो सकता। देखो बेसिकली गोल्ड हमें ना इन्फ्लेशन से बहुत प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना? परचेजिंग पावर हमारी बढ़ा देगा। अब कैसे करेगा वो सुनो। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है डी डॉलराइजेशन। अगर हम डॉलर से दूर भाग रहे हैं, हम गोल्ड को बढ़ा रहे हैं, तो क्या हम डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं? हाँ, जब हम डॉलर से दूर भागते हैं, हमें डॉलर को ज्यादा यूज में नहीं लेना होता, तो उसको डी डॉलराइजेशन कहते हैं। बट याद रखना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर साहब है अपने, एस जयशंकर जी, इन्होंने क्लियरली बोला कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमने ऐसी कोई ऑफिशियल टर्म ही यूज नहीं करी है। तो गवर्नमेंट नेवर एक्सेप्टेड दिस टर्म, तो आप इसको कहीं भी मेंस वेंस में लिख मत देना, ठीक है? रिस्क मिटिगेशन, हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट करेंसी वोलेटिलिटी एंड रिजल्टिंग रिवोल्यूशन रिस्क टू इट्स फॉरेन एक्सचेंज स्टॉक पाइल। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। नाउ व्हाट इज हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन? ठीक है, तो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन क्या है? गोल्ड इज एक्यूमुलेटेड एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, हेल्पिंग प्रोटेक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ इंडियाज फॉरेन रिजर्व। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन का मतलब पहले समझो। ऐसा असेट या इन्वेस्टमेंट जो इन्फ्लेशन बढ़ने पर भी तुम्हारी परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट करे। इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब क्या है? आज 100 में जो चीज मिल रही है, कल को इन्फ्लेशन में 120 की हो जाती है। तो अगर तुम्हारा पैसा वहीं का वहीं है, तुम लॉस में हो, तो हेज क्या करता है? सेफ्टी फील्ड का काम करता है, सॉरी सेफ्टी वो कह रहा हूं, सेफ्टी फील्ड का काम करता है। तो इन्फ्लेशन के खिलाफ जो शील्ड का काम करे, उसे इन्फ्लेशन हेज कहते हैं। समझ आ गया? सो दिस इज इन्फ्लेशन हेज। आई होप सो आपको समझ आ गया। ना रिस्क एसोसिएटेड विद स्टोरिंग गोल्ड। अब गोल्ड को हम अपने पास स्टोर कर रहे हैं, इसका क्या रिस्क है? आपको, मुझे पता है थोड़ा हैवी लग रहा होगा सेशन, बट लेट मी टेल यू अ फैक्ट, इतना ही डीप यूपीएससी पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ये मैं कह सकता हूं, बट इतना ही डीप पूछेगा, ठीक है? चलिए, रिस्क एसोसिएटेड विद स्टोरिंग गोल्ड क्या है, सबसे पहले ध्यान से समझते हैं। रिस्क एसोसिएटेड विद स्टोरिंग गोल्ड, रेड्यूस्ड लिक्विडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। गोल्ड को कैश में कन्वर्ट करना इजी नहीं होता, स्पेशली जब अमाउंट बड़ा हो। समझ आया?
एग्जाम्पल देखो, सब कुछ दे रखा है यहाँ पे। आरबीआई के पास अगर $100 बिलियन के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, $100 बिलियन के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, बहुत वैल्यू है इनकी, ठीक है। तो वो 1 से 2 दिन में ग्लोबल मार्केट में बेचकर कैश मिल सकता है, हमें पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर उतनी ही $100 बिलियन का गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड है, तो उसे बेचने में टाइम लगता है। बायर ढूंढो, कौन खरीदेगा, प्योरिटी वेरीफाई करने में टाइम लगेगा, ट्रांसपोर्ट होगा, सेटलमेंट होगा, इसमें टाइम लगेगा। इसलिए गोल्ड लेस लिक्विड एसेट है। इमरजेंसी या क्राइसिस के टाइम फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। एग्जाम एंगल ये है कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, कितनी जल्दी बिना वैल्यू लॉस के असेट कैश बन सके। गोल्ड, फॉरेन करेंसी एसेट्स इन लिक्विडिटी, गोल्ड से ज्यादा ये है फॉरेन करेंसी एसेट्स इन लिक्विडिटी। समझ आया? तो पहला तो ये है कि रिड्यूस हो जाती है लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद देखो, स्टोरेज एंड सिक्योरिटी कॉस्ट, मीनिंग गोल्ड को रखना फ्री नहीं होता है। मतलब एग्जांपल, आरबीआई का गोल्ड है, इंडिया के वर्ल्ड्स में, फॉरेन वर्ल्ड्स में, बैंक ऑफ इंग्लैंड, हर जगह हाई सिक्योरिटी वर्ल्ड्स, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट। अब हमारा गोल्ड इनके पास है, ये सारे खर्चे गवर्नमेंट को बियर करने पड़ते हैं। अब मैं आपको दो चीजें बहुत अच्छी बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान सुनना। होता क्या है, मान के चलो कल को यूरोपियन यूनियन से हमारी बहस हो जाती है, समझ आ रहा है? एग्जाम्पल लो, बैंक ऑफ इंग्लैंड से या इंग्लैंड से हमारी बहस हो जाती है, या हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हम पे कोई सैंक्शन लगाए, कुछ भी लगाए, और वो हमारे गोल्ड को ही वहां रिजर्व कर ले, हमें ना दे, तो हम क्या करेंगे? सोचो जरा, हम कहाँ जाएंगे? डब्ल्यूटीओ? कहाँ? कोई भी यूएन? ये सब बेकार ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने क्या किया जिंदगी में? कुछ भी नहीं किया। तो हमारा पैसा हमें मिल पाएगा? तो एक तो हमने सेफ नहीं रखा है, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे डिजिटल एसेट से बॉन्ड डिपॉजिट, सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री रहती है, फिजिकल गोल्ड रियल रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं। एग्जाम एंगल ये है कि गोल्ड रिजर्व इंक्रीज होता है, फिजिकल एंड ऑपरेशनल बर्डन इंक्रीज होता है। जितना गोल्ड हम बढ़ाएंगे, हमारे वहां सिक्योरिटी ऑफिसर्स के पैसे ज्यादा जाएंगे, वहां काम हमारा ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ आया? वेरी गुड, ये डबल टाइम्स हो गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व, आईएमएफ के साथ स्पेशल ड्राइंग राइट्स, रिजर्व ट्रेंचे पोजीशन, ठीक है। अब एक अच्छा, मैं आपको ये समझा दूं, रिजर्व ट्रेंचे पोजीशन। देखो, होता ये है, इसमें बेसिकली रिजर्व ट्रेंचे पोजीशन में, वैसे तो देखो इसका बहुत ज्यादा मीनिंग है नहीं, इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी देखो, बेसिकली इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेंबर्स क्वार्टर एंड द आईएमएफ होल्डिंग ऑफ द मेंबर्स करेंसी। मतलब क्या है, आईएमएफ के पास जो पैसा इंडिया ने अपनी करेंसी में, रुपी या फॉरेन करेंसी के फॉर्म में दिया है, आईएमएफ के पास, भारत ने, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, हमारे भारत ने अपनी करेंसी में, चाहे रुपीज में या किसी फॉरेन करेंसी के फॉर्म में जो पैसा दिया है, उसका वो हिस्सा जो इंडिया बिना किसी कंडीशन के वापस निकाल सकता है। कुछ इस तरीके से सेविंग, करंट अकाउंट, सॉरी, सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट। आईएमएफ के पास हम दो तरीके से पैसे रखते हैं, ऐसे समझो। एक तो रखते हैं फिक्स डिपॉजिट में, एक रखते हैं सेविंग में। वो पैसा जो हम बिना कंडीशन के निकाल सकते हैं। आपको क्या सेविंग अकाउंट से पैसे निकालने के लिए किसी से परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं, आप गए, अपना कार्ड लगाया, एटीएम से पैसे आगे बाहर। फिक्स डिपॉजिट के लिए आप जाओगे, फॉर्म भरोगे, रीजन बताओगे क्यों तोड़वा रहे हो, आपको पेनल्टी भी लगेगी, है ना। लेकिन यहाँ पैसा नहीं है। तो आईएमएफ के पास जो पैसा इंडिया ने अपनी करेंसी, रुपी या फॉरेन करेंसी के फॉर्म में दिया है, उसका वो हिस्सा जो इंडिया बिना किसी कंडीशन के वापस निकाल सकता है, ये इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक पार्ट माना जाता है। इसका रिलेशन अपने आईएमएफ से होता है, ठीक है। और इसी को कहते हैं रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। समझ आ गया? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। काफी डिटेल में पढ़ रही हैं, बट देखना ये एग्जाम में इतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर थैंक यू बोलोगे। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021, व्हाट इज दिस? देखते हैं। तो सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ने क्या किया है, वो ध्यान से सुनो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ओके, ठीक है। तो सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ रिजर्व बैंक, सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ले आए हैं। इसके अंदर इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर क्या है ये, लेकिन लाए किस एक्ट के जरिए? 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब मैं आपको ये बताता हूँ हुआ क्या इससे। पहले अलग अलग ओम्बड्समैन स्कीम्स थी। ओम्बड्समैन क्या होता है? व्हाट इज ओम्बड्समैन? ओम्बड्समैन क्या होता है, किसको पता है? आप प्लीज, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताया करो, वीडियो को पॉज कर दिया करो, तो थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव होकर दिखाया करो। ओम्बड्समैन का सिंपल मतलब ये होता है कि ओम्बड्समैन एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है, जिसका काम होता है पब्लिक की कंप्लेंट सुनना और फेयर सॉल्यूशन देना जब नॉर्मल सिस्टम फेल हो जाए। समझ आया? मतलब वो पब्लिक को अकाउंटेबल होते हैं कि आपका ये काम क्यों गलत हुआ। बेसिकली हमारी कंप्लेंट्स लेते हैं, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, प्रॉब्लम कहाँ थी, पहले प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तभी सॉल्यूशन समझ आएगा। प्रॉब्लम ये थी
कि पहले ये था, देखो पहले अलग अलग ओम्बड्समैन स्कीम थी, मतलब बैंकिंग ओम्बड्समैन अलग होगा, ठीक है, एनबीएफसी ओम्बड्समैन अलग होगा, ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन ओम्बड्स अलग होगा। लेकिन 2021 में आरबीआई ने सबको मर्ज करके एक बना दिया, सबका मालिक एक कर दिया। इसको नाम दिया इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021, इसी का स्कीम का नाम है ये, ठीक है, अब समझ आया। अब इसी स्कीम के अंदर इसको भी मर्ज कर दिया गया, बस इसके अलावा कुछ भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, यही था मेन इंपॉर्टेंट, इसी के बारे में इतना कुछ यहाँ पे कवर है। ऑल कमर्शियल बैंक ये सब अपना पढ़ लेना, ऑल कमर्शियल बैंक ये सब इसके अंदर आते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो, नॉन स्केड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक विद डिपॉजिट साइज ऑफ 50,000 करोड़, सॉरी 50 करोड़ इसके अंदर आता है। ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इसमें नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। ऑल सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, इनको भी इसके अंदर रखा गया, लेकिन ये किसके थ्रू, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के थ्रू। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज भी इसके अंदर है। अब ये अपना हिसाब से पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पावर देख लो, पावर इंपॉर्टेंट है। द ओम्बड्समैन कैन अवार्ड अप टू 20 लाख इन कंपेंसेशन, 20 लाख तक का कंपेंसेशन वो कह सकते हैं कि 20 लाख रुपए इनको दो, आप कंपेंसेट करो, प्लस 1 लाख का जो उसका जो टाइम खराब हुआ, एक्सपेंसेस जो हुए, मेंटल डिस्ट्रेस जो हुआ, उसके जरिए, समझ आ गया। अदर की टर्म्स इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू आरबीआई, यहां से हम देखते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। हाँ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है, देखो, इट्स अ मॉनेटरी टूल दैट एब्सॉर्ब्स लिक्विडिटी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स विदाउट कोलैटरल, विदाउट कोलैटरल, बेसिक समझते हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था, आप लोगों को याद हो, ये वाला है ना। वैसे एक एसडीएफ भी है, इसी का पार्ट है, एसडीएफ भी समझो, ठीक है। अब एसडीएफ देखो क्या है, एसडीएफ बेसिकली ये है कि जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसलिए यूज करता है कि बैंक से एक्स्ट्रा पैसा एब्जॉर्ब करने के लिए बिना कोई कोलाट्रल लिए पैसा एब्जॉर्ब कर सके। अब क्वेश्चन यह आता है कि सर, पैसा तो वहां भी एब्जॉर्ब कर लिया था, तो इसकी जरूरत क्या थी, वहां पे उसको कोलाट्रल देना पड़ता था, मतलब अगर आरबीआई को उनसे पैसा अपने पास रखवाना है तो आरबीआई को उसके बदले कुछ देना पड़ता था, कि ये वाले कोलाट्रल ले लो, हमारा ये सामान गिरवी रख लो, गिरवी रखना पड़ता था कुछ। तो सिंपल लाइन में बैंक्स अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास पार्क कर देते हैं और इंटरेस्ट कमा लेते हैं, सिंपल है ना, कोई कोलाटरल नहीं, कुछ नहीं। एचडीएफ क्यों लाया गया, पहले आरबीआई ना रिवर्स रेपो यूज करता था, जिसमें आरबीआई बैंक्स को इंटरेस्ट देता था, आरबीआई बैंक्स को इंटरेस्ट देता था और कोलाटरल देनी पड़ती थी, कोलाटरल भी दिया, इंटरेस्ट भी दिया। प्रॉब्लम, आरबीआई के पास कोलाटरल लिमिटेड होता था, लिक्विडिटी ज्यादा हो जाए तो कंस्ट्रेंट आ जाता था। अब समझ लो कि लिक्विडिटी हो गई 100 रुपए की, ठीक है, अब कोलाटरल इसके पास सिर्फ है 80 रुपीज का, ठीक है, दे दिया इन्होंने, गिरवी रख दिया अपना सारा सामान, उससे सिर्फ 80 रुपया है, 20 रुपए और निकालने तो कहां से निकाले, कोलाटरल ही खत्म। तो ये प्रॉब्लम थी, इसलिए इसको लाया गया 2022 में कि नो कोलाटरल ज्यादा इफेक्टिव लिक्विडिटी कंट्रोल होगा। अब एसडीएफ कैसे काम करेगा, बैंकिंग सिस्टम में एक्स्ट्रा पैसा आ गया, इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ गया, आरबीआई बोलता है बैंक्स अपना एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास डिपॉजिट कर दो अभी, तो बैंक्स पैसा एसडीएफ विंडो में रख देते हैं, आरबीआई उन्हें एसडीएफ रेट पर इंटरेस्ट देता है, तो उसका भी एक इंटरेस्ट रेट उन्हें मिलता है, ठीक है, मार्केट से पैसा निकल गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट एसडीएफ। नाउ लेट्स जंप टू द वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। ये क्या है, देखो, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी टूल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिसमें बैंकिंग सिस्टम से एक्स्ट्रा पैसा एब्जॉर्व करना होता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता, ऑक्शन के थ्रू डिसाइड होता है। वही काम करेंगे, लेकिन यहाँ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट नहीं है, यहाँ ऑप्शन होता है कि भाई कितना तुम दोगे, इतना, आप कितना दोगे, इतना, उस हिसाब से होता है। सिंपल लाइन में ऐसे समझो, बैंक्स बोलते हैं मैं इतने रेट पे पैसा पार्क करूंगा, आरबीआई बेस्ट रेट एक्सेप्ट करता है, जो सबसे बेस्ट बोलेगा, जैसे आरबीआई ने बोला 100 करोड़ रुपए पे मैं 10%, 100 करोड़ रुपए मुझे दो, कितने इंटरेस्ट लोगे, एक ने बोला कि मैं सिर्फ 10% लूंगा, एक ने बोला 8%, 2%, जो सबसे कम उसका पैसा आ गया, समझ आया। उसके बाद ऑप्शन, उसके बाद समझते हैं कि व्हाट इज स्विच एक्शन, ठीक है, इसका बेसिक समझो, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है। इसका बिगिन होता 2019 में, आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए निकाला था, उनके कहने पर किया था। तो आरबीआई पुरानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ना नई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से एक्सचेंज कर देता है, जो पुरानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको नई से एक्सचेंज कर देता है, ठीक है। स्विच एक्शन होता क्यों है, गवर्नमेंट के ऊपर एक साल में बहुत ज्यादा डेट मैच्योर हो जाता है, एक साल में सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है, जो उसे वापस करना होता है, एक साथ रीपेमेंट रिस्की हो सकता है, आरबीआई मैच्योरिटी को स्प्रेड आउट कर देता है। कैसे काम करता है, ऐसे देखो, आरबीआई अनाउंस करेगा इस पुरानी बॉन्ड को दो, इस नई बॉन्ड को ले लो,
इन्वेस्टर्स अपनी ओल्ड बॉन्ड सबमिट करते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म नई बॉन्ड्स मिल जाती है, कैश आउटफ्लो नहीं होता, रीपेमेंट फ्यूचर में शिफ्ट हो जाता है। मतलब सरकार पैसा नहीं देती, उनको और टाइम के लिए इंटरेस्ट देने लग जाती है। समझ है? ठीक है, अब समझते हैं व्हाट इज को लैंडिंग नॉर्म्स। ठीक है, ऑल दो को लैंडिंग नॉर्म्स यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है, नीचे आप देखेंगे ना, यहाँ देखिए को लैंडिंग नॉर्म्स, ये जो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है पूरा, लेकिन देखते हैं को लैंडिंग नॉर्म्स। बेसिकली को लैंडिंग नॉर्म्स का मतलब ये है कि बैंक और एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमीशन, जो भी है फाइनेंस कमीशन, मिलकर एक ही बोरोवर को लोन देते हैं। कौन कौन? बैंक और एनबीएफसी मिलकर एक ही बोरोवर को लोन देते हैं, मिलकर देते हैं। लेकिन सर मिलकर क्यों देते हैं? रिस्क और रिटर्न दोनों शेयर करने के लिए, कि अगर ये बंदा भग गया, पैसे नहीं दिए, तो दोनों में रिस्क बढ़ जाएगा, लेकिन अगर इसने वापस कर दिया, दोनों में पैसा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, ये नॉर्म्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाए हैं ताकि क्रेडिट लास्ट माइल तक पहुंच सके, बहुत बहुत दूर तक लोगों तक पहुंच सके, स्पेशली प्रायोरिटी सेक्टर में। प्रायोरिटी सेक्टर में हमारे फार्मर्स के पास, वीमेन्स के पास, वीकर सेक्शन के पास, टेक्सटाइल्स के पास, माइक्रो एंटरप्राइजेस के पास, सबके पास पैसा जा सके। समझ आया? तो आरबीआई ने को लैंडिंग अलाउ क्यों किया? कभी आपने सोचा क्यों अलाउ किया? क्योंकि बैंक्स के पास चीप फंड्स हैं, पर रूरल रीच कम है, रूरल में ज्यादा दूर तक वो दे नहीं पाते हैं। समझ आया? एनबीएफसी के पास लास्ट माइल रीच है, पर फंड्स महंगे हैं। ठीक है, और एनबीएफसी जो है वो दूर दूर तक फैला हुआ है, पर उसके पास फंड्स नहीं है। बैंक के पास फंड्स है, पर वो दूर दूर तक नहीं फैला, तो दोनों ने मिलके वो कर लिया। असली भारत है ना हमारा, जो हमारा असली देश, वो आप उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जो मैं ये कहना चाहता हूँ बेसिकली बिहार, आप इनके कोर रीजन में जाओ, गांव में, आज भी हमारे देश की वो जनरेशन, जो हम कहते हैं ना 45% अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, आप जब उस जनरेशन को देखोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि देश ने तरक्की कितनी की है। और तरक्की, आप जो कह रहे हो ना तरक्की कितनी की है, ये जो ग्राफ आपको ऊपर करता हुआ दिख रहा है ना, आप इसको आप डाउन में कर दोगे। दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद इलेक्ट्रिसिटी बेसिक। और सुनो, मैं ये कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, दिस इज द रियलिटी आई हैव, मैंने इसको देखा है कि वो दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक फैसिलिटीज। इवन अर्बन एरियाज में हम लोग किसके लिए तरस रहे हैं? वाटर के लिए। साफ पानी नहीं है, ये बेसिक चीज है, हमें लग्जरी बना के दिखाया जा रहा है। एयर, साफ हवा हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें लग्जरी बना के दिखाया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब इसके दम पे ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट दिस इज द रियलिटी। ठीक है, नाउ व्हाट इज पेमेंट एग्रीगेटर्स? यू नो दीज आर द पेटीएम, गूगल पे, पेपल, जो आपसे पेमेंट करवाते हैं एक दूसरे का, है ना। व्हाट इज वेज एंड मीन्स एडवांसेस? सुन, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ठीक, देखो, टेम्पररी एडवांस गिवन बाय द आरबीआई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कवर एनी मिसमैच इन रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, वेज एंड मीन्स एडवांस में क्या करता है? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट को, सेंटर या स्टेट, दोनों को, सिर्फ सेंट्रल को नहीं, सेंटर या स्टेट, यहाँ देखो क्या लिखा, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कवर। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है गवर्नमेंट को देता है जब गवर्नमेंट के पास टेम्पररी कैश शॉर्टेज हो जाता है। ठीक है, खर्चा अभी करना है, रेवेन्यू थोड़ा लेट आएगा। जैसे गवर्नमेंट कहता है कि यार हमें ना 100 रुपए की नीड है, लेकिन हमारा पैसा तो अभी 2 दिन बाद आएगा, तो क्या तुम मुझे थोड़े दिन के लिए पैसा दे सकते हो, शॉर्ट टर्म 2 दिन के लिए? तो कहते हैं ठीक है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस ले लो, तो वो इसमें से पैसा निकाल के देता है, टेम्पररी फंड देता है। ठीक है, ठीक है, इसके थ्रू गवर्नमेंट अपना फाइनेंशियल डेट नहीं भर सकती, याद रखना। कर्जा आगे भरने के लिए नहीं देती है। WMA लिमिट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, हाइब्रिड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है? 2% अबव द रेपो रेट। जैसे रेपो रेट का अगर 5% चल रहा है तो प्लस 2% कर दो, वेज एंड मीन्स एडवांसेस आ जाएगा। ठीक है, और किसके थ्रू? आरबीआई एक्ट 1934। कुछ आरबीआई के इनिशिएटिव्स हैं, आरबीआई के, सॉरी बट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, कांट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी, दिस इज द रियलिटी, एवरीथिंग इज हाईलाइटेड इन दिस पर्टिकुलर, है ना। चलिए समझाता हूँ मैं आपको क्या है। सो देर आर 2-3 टर्म्स, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, एंड देन central bank digital currency, and then what is this? Okay, certificate of deposits. These 3 terms. Now listen to me. Unified lending rate, what is this? यूनिफाइड लैंडिंग रेट बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रमोट कर रहा है ताकि लोन प्रोसेस फास्ट हो, पेपरलेस हो और ट्रांसपेरेंट हो जाए। एक इंटरफेस खुलेगा, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, सब कुछ एक जगह पे। ठीक है, सीबीडीसी आपको पता है हमारी डिजिटल करेंसी है, बट देन व्हाट इज रिटेल सैंडबॉक्स फॉर फिनटेक फर्म्स टू इनोवेट एंड टेस्ट सॉल्यूशन? सीबीडीसी इज अ डिजिटल वर्जन। तो बेसिकली सीबीडीसी रिटेल सैंडबॉक्स, इसको इसको क्या करा गया है, फिनटेक फर्म्स के लिए
इनोवेट और टेस्ट सॉल्यूशंस करने के लिए बनाया गया है। अब ये होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ना कंट्रोल्ड टेस्टिंग एनवायरनमेंट है ये, जहां डिजिटल रुपी को रियल यूजर्स प्लस रियल ट्रांजेक्शन के साथ टेस्ट किया जाता है, लेकिन लिमिटेड स्केल पर कुछ लोगों में इसको टेस्ट किया जाएगा कैसा काम कर रहा है, ठीक है, रियल टाइम पे। ठीक है, मार्केट में पूरी तरह लॉन्च से पहले एक ट्रेलर की तरह आता है ये, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा दूसरा क्या था, ये हो गया। उसके बाद टोकनाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड अ टोकन ऑफ अ रियल वर्ल्ड एसेट लाइक स्टॉक्स ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और ब्लॉकचेन। तो बेसिकली जैसे आपका ये एक ट्रायंगल शेप का आपके पास कुछ है, समझ लो कोई मेटल का है। अब इसको डिजिटल फॉर्म में बना के रख लेंगे अपने पास, हम कंप्यूटर में सेव कर लेंगे, उसको कहेंगे कि हमने उसका टोकन बना लिया कि ये है हमारे पास। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? देखो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ना एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं मार्केट में जब उन्हें शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए होते हैं। सीडी समझ आ गया? तो आप बैंक हो या आप बजाज फिनसर्व हो, ठीक है, जब आप सीडी लेकर आओगे मार्केट में तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए मार्केट से। जैसे मैंने खरीद लिया, उसके बदले मैंने 100 करोड़ रुपए दे दिए, 100 रुपए दे दिए, जो भी देने थे दे दिए, इसे कहते हैं सीडी। ठीक, इसमें आप आराम से पढ़ना, ठीक है ना। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनबीएफसीज। बेसिकली आरबीआई ग्रांटेड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस टू फाइनेंशियल इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। तो आरबीआई ने एसआरओ का जो टैग है वो एफआईडीसी को दे दिया टू ओवरसी एनबीएफसी को। आप एनबीएफसी पे ध्यान रखो, ठीक है। देखो, एफआईडीसी इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज रजिस्टर्ड विद द आरबीआई। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है और इनके ऊपर देखभाल करेगी इनकी। अब सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ध्यान से समझना, इसके बाद ये आपको समझ आ जाएगा। एनबीएफसी इंडस्ट्री का एक ऐसा बॉडी जो अपने मेंबर्स के लिए रूल्स, डिसिप्लिन और मॉनिटरिंग खुद करता है आरबीआई के ओवरऑल सुपरविजन के अंदर। सुनो, इंडस्ट्री अपनी पॉलिसिंग खुद करती है, आरबीआई रेफर करता होता है ना, रेफरी होता है, वो रेफर कर रहा हूँ, रेफरी होता है कि कैसे करोगे। ठीक, इस फ्रेमवर्क को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सपोर्ट करता है ताकि एनबीएफसी सेक्टर में ऑर्डर, ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर प्रोटेक्शन बनी रहे। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई एसआरओ की नीड पड़ी ही क्यों? सर ट्रांसपेरेंसी के लिए, अभी तो आपने बताया। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एनबीएफसी बहुत ज्यादा हो गए हैं, बहुत ज्यादा एनबीएफसी हो गए हैं। हर एनबीएफसी को आरबीआई डायरेक्टली माइक्रो मॉनिटर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। देखो, बैंक तो लिमिटेड है पर एनबीएफसी बहुत ज्यादा है। कुछ केसेस में मिस सेलिंग, ओवर चार्जिंग, रिकवरी इशू होते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सेल्फ रेगुलेशन प्लस आरबीआई ओवरसाइट, सिंपल। तो एसआरओ क्या करेगा? कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, फेयर प्रैक्टिस करो, कस्टमर परेशान नहीं होने चाहिए, मेंबर्स के लिए स्टैंडर्ड रूल सेट करता है, तुम ऐसे काम करोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, कस्टमर का ग्रीवेंस देखो, उसको क्या दिक्कत हो रही है, सीरियस वायलेशन को आरबीआई को रिपोर्ट करना है, ठीक है। दिस इज द थिंग, दिस इज ऑल अबाउट एसआरओ, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी? हियर इट इज रिटन एंड दिस इज सो इजी, प्लीज रीड दिस एंड यू विल डन विद दिस। कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर आता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन स्टेट वन आरआरबी, वन स्टेट वन आरआरबी। बेसिकली होता क्या है, पहले तो आरआरबी की फुल फॉर्म क्या है? रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक कहां पे? देखो, रीजनल रूरल बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड एमलगमेशन ऑफ 26 रीजनल रूरल बैंक्स। उन्होंने बोला कि 26 रीजनल रूरल बैंक्स को एक में ले आओ। मतलब इसके अंदर वन स्टेट वन आरआरबी अंडर रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976। इसका मतलब क्या? देखो, वन स्टेट वन आरआरबी का मतलब है कि हर स्टेट में सिर्फ एक ही रीजनल रूरल बैंक होगी, हर स्टेट में सिर्फ एक ही रीजनल रूरल बैंक होगा, ठीक है। एक स्टेट में 2 से 3 आरआरबीज होती थी, अलग अलग स्पॉन्सर बैंक होते थे, अलग सिस्टम। अब सब आरआरबीज मर्ज हो जाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग आरआरबी पर स्टेट बनेगा, ठीक है, पर स्टेट एक आरआरबी। ये रिफॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ने आरआरबी कंसोलिडेशन के थ्रू इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। इसमें जो लिखा है मैं आपको वो सब समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। वन स्टेट वन आरआरबी क्यों लाया गया? प्रॉब्लम पहले ये थी, पहले प्रॉब्लम समझोगे, ध्यान से प्रॉब्लम समझोगे तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे एग्जाम में। स्मॉल साइज था आरआरबी का, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट लगता था, पैसा बहुत खर्च होता था, हमारे पास उतना कैपिटल नहीं था, ओवरलैपिंग ब्रांचेस, ठीक है। पता चले सीतापुर में और रामनगर में जो ब्रांच है दोनों ओवरलैप कर रही हैं आपस में, ठीक है। सॉल्यूशन, सिंगल
सोल्यूशन क्या है, सिंगल कर दो, एक में लार्जर बड़ी बना दो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर दो, काम ठीक हो जाएगा। इसके फायदे क्या होंगे, कैपिटल बेस स्ट्रॉन्ग होगा, पैसा सबका एक जगह आ जाएगा, टेक्नोलॉजी बेटर हो जाएगी, सीबीएसई लगता है डिजिटल कोर बैंकिंग सोल्यूशन, डिजिटल बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो जाएगी, बेटर क्रेडिट डिलीवरी टू रूरल एरियाज है ना, गवर्नेंस इंप्रूव हो जाएगा। ये था पूरा मुद्दा। अब बात यह है कि इसको रेफर किसने किया कि ये सब करो, डॉक्टर व्यास कमेटी ने, प्लीज इसको याद रखना, ठीक है, डॉक्टर व्यास कमेटी ने, तो व्यास जी ने इसको बोला कि करिए। अब रीजनल रूरल बैंक्स है क्या, व्हाट इज रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स स्पेशली बनाए गए थे क्योंकि रूरल और सेमी अर्बन पॉपुलेशन को बैंकिंग सर्विसेज देने के लिए, हमारे गांव में, हमारे रूरल एरिया में, जो रियल इंडिया जिसे हम कहते हैं, वहां पे ना बैंकिंग की बहुत कमी थी, बहुत चीजें प्रॉब्लम में थी, तो वहां तक बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाने के लिए चीज की गई। ऑनरशिप का स्ट्रक्चर ये था कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% उसकी ऑनरशिप रहेगी, 15% स्टेट गवर्नमेंट के पास, और 35% जो उस बैंक को सपोर्ट करेगा, जैसे एसबीआई ने उसको सपोर्ट किया है, एसबीआई का हुआ ना वो, तो 35% उसका, ठीक है। आरबीआई क्या क्या काम करता है और या था, फार्मर्स को कोऑपरेटिव, सॉरी, फार्मर्स को क्रॉप प्लस ट्रैक्टर लोन, एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और एमएसएमई को क्रेडिट, जन धन अकाउंट्स, किसान क्रेडिट कार्ड्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पेमेंट्स करता था। ये सारे काम ही करते हैं, था कह रहा हूँ, ठीक है। इनका टारगेट ही होता था स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर के लेबर्स, रूरल आर्टिसन, एसएचजीज एंड एमएसएमई। इनका रोल ये था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना है, रूरल क्रेडिट में पैसा देना है, उनको लोन देना है, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग को सपोर्ट करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। समझ आया, ये ओवरऑल सिंपल आइडिया है। अब यहाँ पे एक चीज है, रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके अंदर ये होते हैं, सुपरवाइज बाय नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नबार्ड के साथ ये सुपरवाइज करते हैं। तो यहाँ पे आरबीआई के इस एक्ट के थ्रू ये आता है, लेकिन नबार्ड इसको देखता है, ठीक है, ठीक। अब रिक्वायरमेंट, मस्ट एलोकेट 75% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, देयर आर टू थ्री टर्म्स, लेट मी एक्सप्लेन यू। ए एंड बी सी, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। अब ये क्या है, पहले तो ये समझो कि 75% तो उसे विच एवर इज हाइयर टू प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग को देना होता है, लेकिन आप समझते हैं कि है क्या एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अब ये कोई पता नहीं कैसे आप समझोगे, लेकिन बहुत आराम से समझना, देखो, ये बैंक का ना इफेक्टिव लोन बेस होता है जिसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स कैलकुलेट होते हैं। सबसे पहले आपको पीएसएल पता होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग होता है कि सरकार, सॉरी, आरबीआई कहता है कि भाई देखो, तुम्हारे पास 100 रुपये है ना, तो इसमें से 40 रुपीज आप रूरल एरिया में, रीजनल रूरल लोगों को, सॉरी, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के लोगों को ही दोगे। तो कहते हैं ये कौन है प्राइवेट सेक्टर, फार्मर, जो हमारे किसान हैं, एमएसएमई, एसएचजी, इनको जाना चाहिए, ठीक है। अब समझ आ गया पीएसएल। अब देखो, तो एएनबीसी क्या है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट में क्या होता है, ये बैंक का ना इफेक्टिव लोन बेस होता है जिसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स कैलकुलेट होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अगर सिर्फ ऑन बैलेंस शीट लोन्स को ही काउंट करें तो बैंक्स गारंटीज, एलसी जैसे एक्सपोजर बढ़ाकर पीएसएल ऑब्लिगेशन से बच सकते हैं। मतलब वो किसी भी तरीके से ना वो लोन देना नहीं चाहते उन लोगों को। रीजन क्या है कि हो सकता है वो पैसा ना दे पाए, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए, बट मैं आपसे बताऊं, सबसे ज्यादा ईमानदार नीचे के तबके के लोग होते हैं। आप मिडिल क्लास के लोगों को देखोगे ना, मैंने देखा हुआ है कि ये कभी भी कभी डिफॉल्ट करने की नहीं सोचते, इनके कर्म, इनके भगवान सब इनके आगे आ जाते हैं। तो पहले क्या होता है, ये लोग सोचते हैं कहीं वो डिफॉल्ट ना कर दे तो लोन देना नहीं चाहते। तो एनबीसी में क्या हुआ, नेट बैंक क्रेडिट प्लस क्रेडिट इक्विवेलेंट, इसके साथ ना इसको भी ऐड कर दिया गया। मतलब जो भी बैंक का एक्चुअल क्रेडिट रिस्क है सब काउंट होता है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल लो, अभी तक आपको मुझे पता है समझ नहीं आया होगा, समझो। बैंक ने 1,000 करोड़ का लोन दिया, बैलेंस शीट पे दिख रहा है, ठीक है, और 500 करोड़ की गारंटीज इशू की ऑफ बैलेंस शीट। तो सिर्फ लोन्स देखें रिस्क कम दिखेगा, एनबीसी देखें रियल रिस्क रिफ्लेक्ट होगा। समझ आ गया। देखो मैं फिर से समझाता हूँ, ऐसे समझते हैं, फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। एनबीसी क्या है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट सिचुएशन। ये मान लेते हैं एक बार कि मान लो एक बैंक के पास ऑन बैलेंस शीट एक्चुअल लोन कितना है, यहाँ देख, एक्चुअल लोन है, सॉरी, एक्चुअल लोन कितना है, 1,000 करोड़, ठीक है, 1,000 करोड़। ये लोन्स बैलेंस शीट में क्लियरली दिख रहा है, बैलेंस शीट में दिख रहा है कितना लोन है हमारे ऊपर। अगर सिर्फ यही देखें तो इसको कहते हैं नेट बैंक क्रेडिट। ये क्या है, नेट बैंक क्रेडिट, ठीक है।
1000 करोड़। लेकिन आरबीआई सिर्फ इतना नहीं मानता, आरबीआई कहता है ना ना मैं नहीं मानूंगा इसे। फिर दूसरा आता है एग्जाम्पल में, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर ये क्या होता है? ये बेसिकली होता है, अब सेम बैंक ने ये भी किया है, ध्यान से सुनो, सेम बैंक ने क्या किया, बैंक गारंटी दी 400 करोड़, लेटर ऑफ क्रेडिट दिया 200 करोड़ का, ठीक है। ये अभी लोन नहीं है लेकिन फ्यूचर में लोन बन सकते हैं, उन्होंने बोला फ्यूचर में लोन बन सकते हैं पर अभी है नहीं, ठीक है। इसलिए कहते हैं इसको ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, ऑफ बैलेंस। वो कह रहे हैं कि हम इतना अभी और दे सकते हैं, 1000 करोड़ या 600 करोड़ ये। अब आया क्रेडिट इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन, अब आ गया पिक्चर में ये वाला हीरो। ये क्या है? आरबीआई बोलता है हर ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का 100% रिस्क नहीं होता। उसने बोला, आरबीआई ने सही तो बोला, अभी आपने इसका लोन तो दिया नहीं है, तो ये तो 100% रिस्क होगा, ये तो है नहीं, ये तो चलो रिस्क में आएगा, पर ये तो रिस्क नहीं है ना, अभी दिया ही नहीं तो कहां से रिस्क बनेगा। तो आरबीआई ने बोला कि हर एक मिनट, आरबीआई ने बोला कि हर ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का जो 100% रिस्क नहीं होता, इसलिए कन्वर्जन फैक्टर लगाओ। मान लो कन्वर्जन फैक्टर में मानो ऐसे कि आरबीआई कन्वर्जन फैक्टर लगाता है 50%, मतलब टोटल ओबीएससी पीछे के ऊपर कितना था, 600 करोड़। क्रेडिट इक्विवेलेंट 50% ऑफ 600 करोड़, 300 करोड़, मतलब 600 करोड़ के प्रोमिस का रियल रिस्क कितना है, 300 करोड़। पूरा तो लॉस होगा नहीं। तो फाइनली कैलकुलेशन कैसे होगा, 1000 करोड़ प्लस 300 करोड़, 1300 करोड़, यही एनबीसी है। समझ आ गया? यही एनबीसी है, जो भी हायर होगा उस पर आपको पीएसएल को लोन देना है। अब आगे मैं ये भी समझा देता हूँ। तो पीएसएल में हुआ क्या, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का लीक, अब आरबीआई रूल के हिसाब से बैंक को 40% पीएसएल को देना है। पीएसएल ऑब्लिगेशन कितना है, 40% ऑफ एएनबीसी एक्चुअल एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। समझ आ गया? अभी जो हमने 1300 करोड़ कैलकुलेट किया, अगर सिर्फ नेट बैंक, सुनो सुनो सुनो, तो 1300 करोड़ में से कितना, 40%, मतलब कितना 40%, आई थिंक जस्ट अ सेकंड, 520 करोड़, हाँ 520 करोड़ रुपीस वो देंगे। और अगर सिर्फ नेट बैंक क्रेडिट की बात करें जो कि 1000 करोड़ था, वो कितना था, 400 करोड़। तो हमारा आरबीआई कहता है कि डिफरेंस यहाँ पे 120 करोड़ है, तो आरबीआई कहता है, इसलिए आरबीआई एएनबीसी यूज करता है ताकि बैंक लूप होल ना यूज करें। समझ आया? तो जो भी हायर है वो आपको देना पड़ेगा, उतना लोन आपको पीएसएल को देना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट पीएसएल। आगे बढ़ते हैं। नाउ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन प्रिंसिपल अप्रूव्ड। नाउ the Reserve Bank has granted in principle approval to AU Small Finance Bank for transitioning from a small finance bank to a universal bank for the first time in a decade, ठीक है। Now what is this? Let's understand it in detail. देखते हैं। तो हुआ ये है कि बेसिकली, अब मोर ऑन द न्यूज में देखते हैं पहले। यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस परमिट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ऑफर अ वाइड एरे ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि भाई ये सब हो क्या रहा है, हुआ क्या जो ये कह रहे हैं डिकेड में। और जब बात कुछ ऐसी आ जाए जो कुछ महान हो जाए ना, तो टॉपिक हमारे लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर आपको पता कैसे चलता है कि विच टॉपिक इज इंपॉर्टेंट एंड विच टॉपिक इज लेस इंपॉर्टेंट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, just solve them by heart and you will qualify the exam. It's that easy. Yes. कंटेक्स्ट समझो। अब टॉपिक अपना है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अब यूनिवर्सल बैंक बनना है, अथॉरिटी किसके पास है बनाने की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। मतलब एसएफबी अगर अच्छा परफॉर्म करे तो वो फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सल बैंक बन सकता है। इसका मतलब क्या है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब क्या है? ये छोटी छोटी टर्म्स ना आपको यूपीएससी में पूछेगा और फिर कंफ्यूज हो गए। ध्यान से सुनो। आरबीआई ने एसएफबी को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है। सिंपल मीनिंग ये है कि ये फाइनल लाइसेंस नहीं होता, ये होता है हाँ तुम एलिजिबल हो, अब कंडीशन पूरी करके दिखाओ। मतलब कि जैसे लड़की के पिताजी कहते हैं लड़के से, हाँ ठीक है तुम्हारी शादी कर देंगे अपनी बेटी से, लेकिन जाओ 100 करोड़ कमा के लाओ। कुछ इस तरीके से आरबीआई ने बोला हाँ हाँ ठीक है उछलो मत, तुम एलिजिबल हो, अब कंडीशंस पूरी करके दिखाओ, मैं टाइम लिमिट दे रहा हूँ। सुनो, फर्स्ट टाइम इन अ डिकेड आरबीआई ने अलाउ किया, अप्रूवल मिलने के बाद कंडीशंस पूरी करनी होती है ना। आरबीआई ने अलाउ कर दिया, अब उसको कंडीशन पूरी करनी है। अब उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि भाई यूनिवर्सल बैंक होता क्या है। A universal banking license permits a financial institution to offer a wide array of banking services. ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो। यूनिवर्सल बैंक होता है, सेविंग अकाउंट होगा, करंट अकाउंट होगा, बिग कॉर्पोरेट लोन्स, रिटेल लोन्स, फॉरेक्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस, मतलब बैंकिंग के ऑलमोस्ट सारे काम। जैसे अपना एसबीआई करता है, एचडीएफसी करता है, बैंक ऑफ बड़ौदा करता है, पंजाब नेशनल बैंक करता है, पंजाब एंड सिंध बैंक करता है, आईसीआईसीआई करता है, एक्सिस बैंक करता है, ये सब हमारे बैंक है, ठीक है। इन्हें यूनिवर्सल बैंक कहते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पार्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। एसएफबी को अगर हमें यूनिवर्सल बैंक बनाना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्केड्यूल स्टेटस फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years,
कम से कम 5 साल प्रॉपरली ऑपरेट करना पड़ेगा। आरबीआई को प्रूफ चाहिए कि बैंक स्टेबल है। अगर एसएफबी 2018 में बना, एग्जांपल लो एसएफबी 2018 में बना, तो 2023 के बाद ही अप्लाई कर सकता है। स्टॉक लिस्टिंग कंडीशन ये है कि बैंक लिस्टेड होना चाहिए। कहाँ पे? स्टॉक में, एनएसई में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ट्रांसपेरेंसी प्लस पब्लिक स्क्रूटिनी होनी चाहिए। नेटवर्थ कितना होना चाहिए? मिनिमम 1000 करोड़ होना चाहिए। ठीक है। लॉस मेकिंग या वीक बैंक अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे CRAR रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, मतलब बैंक के पास रिस्क कवर करने के लिए इनफ कैपिटल होना चाहिए। कल को कोई बंदा, विजय जो भी था, उसको 100,000 करोड़ लेकर भाग जाता है, तो उनके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो डूबे ना। ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन ये होनी चाहिए कि शुड हैव नेट प्रॉफिट इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल में, वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। असेट क्वालिटी सुनो, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ठीक है। ये दोनों कंडीशन है, नॉन परफॉर्मिंग एंड नेट परफॉर्मिंग कंडीशन। बेसिकली ये 3% होना चाहिए, 1% होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है। रिस्पेक्टिवली ओवर द लास्ट 2 ईयर। मतलब कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो होने चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू 3% होने चाहिए, और नेट एनपीए लेस देन और इक्वल टू 1% होने चाहिए। और ये कंडीशंस लास्ट 2 फाइनेंशियल्स में फॉलो हुई हो। बेसिकली इतना डीप में नहीं पूछेगा वो, इतना याद जरूर रखना कि 3%, 1%, लेस देन इक्वल टू है। ये थोड़ा सा याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का इस बार चांस है। ठीक है। अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक, बजट 2014-15 में आया था, कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है। इस एक्ट के अंदर आता है। ये 2 एक्ट है, यहाँ पे याद रखना। रजिस्टर इसके थ्रू है, लाइसेंस इसके थ्रू मिला है। बाकी ये आप अभी हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की, और हमने अभी से पीछे देखा भी है, बस अब मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आता है। ठीक है। की चेंज क्या किया गया है? पहले रूल ये था कि एसएफबीज हैड टू लेंड 75% ऑफ एनबीसी टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है। 40% मैंडेटरी एलोकेशन था, 35% फ्लेक्सिबल एलोकेशन था। न्यू रूल ये है कि पीएसएल रिड्यूस टू 60% ऑफ एएनबीसी, 40% स्टिल मैंडेटरी, पर इसको 35 20% कर दिया। ठीक है। पीएसएल हमें पता है, यहाँ से थोड़ा पढ़ लेना। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम हियर अगेन, हमने वहां पीछे अच्छे से कवर किया है। व्हाट इज सरफाजी एक्ट? वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझना है ये एक्ट। बहुत बढ़िया से यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत हाई चांसेस हैं। ठीक है। चलिए सरफाजी एक्ट पढ़ते हैं। सरफाजी एक्ट 2002। देखो प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशंस क्या है सरफाजी एक्ट के, ध्यान से देखते हैं। ठीक है। देखो बेसिकली हुआ ये है कि सरफाजी एक्ट में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी, हाईलाइटेड एनोमलीज इन द सरफाजी एक्ट 2002 एंड सरफाजी रूल्स 2002। उन्होंने बोला कि कुछ तो दिक्कत है इसमें, जो दिक्कत है वो बताई उन्होंने कि ये चीजें दिक्कत कर रही हैं। अब प्रॉब्लम क्या है वो ध्यान से सुनो। सेक्शन 13 सब क्लॉज 8 पोस्ट 2016 अमेंडमेंट के बाद बोरोवर लूजेस देयर स्टैट्यूटरी राइट टू पे बैक द डेट इन फुल एंड रिकवर द सिक्योर्ड एसेट्स वंस द ऑक्शन नोटिस इज पब्लिश्ड। प्रॉब्लम ये थी, पहले तो आपको सरफाजी का फुल फॉर्म बता दूं, अगर नहीं पता तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेना। देखो ये एक्ट लाया क्यों गया, अगर आप ये समझ गए तो आप समझ जाओगे कि ये प्रॉब्लम हुई। बेसिकली होता क्या था, बोरोवर लोन नहीं चुकाता था, बैंक कोर्ट जाता था, केस सालों तक चलता था, एनपीए बढ़ता जाता था, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंकिंग सिस्टम स्लो हो जाता था, स्ट्रेस हो जाता था, बैंक डूब जाता था। तो सरफाजी एक्ट ने क्या किया कि भाई एक्ट आ गया, अब कोर्ट के चक्कर कम, फास्ट रिकवरी होगी और एनपीए कंट्रोल में रहेगा, मतलब लोन डूबेगा नहीं। एनपीए क्या होता है? अभी हम बहुत देर से एनपीए कर रहे हैं, ये भी देख लो। एनपीए बेसिकली ये होता है कि प्रिंसिपल या इंटरेस्ट 90 दिन से ज्यादा अगर किसी का कस्टमर ने नहीं दिया जो लोन लेकर गया है, तो वो एनपीए में काउंट हो जाता है, उसके बाद उसको फिर पनिश करेंगे। तो सरफासी एक्ट का ऑब्जेक्टिव बस ये होता है कि बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एनपीए रिकवर करने का पावर देना टाइमली एंड इफेक्टिव मैनर में। सरफाजी एक्ट उनको पावर देता है, जाओ उनसे पैसे निकाल लो आप। इसमें कौन कौन कवर है? बैंक कवर है, कोऑपरेटिव बैंक्स कवर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कवर है। एनबीएफसी कवर नहीं है, याद रखना। ये सब मैं यहां से बता रहा हूँ, ठीक है। देखते जाओ, प्रॉब्लम मैंने आपको बताई। ठीक है। अब देखो, अब सरफासी प्रोसेस क्या होता है? एनपीए डिक्लेयर करता है, बोरोवर डिफॉल्ट करता है, 90 दिन उसने क्रॉस कर दिया, वो एनपीए बन गया, तो 60 डे का डिमांड नोटिस बैंक जारी करता है। ठीक है। बोरोवर को 60 दिन का नोटिस देता है, बोला जाता है लोन चुका दो वरना एक्शन लेंगे। तो बैंक का एक्शन, अगर पैसा नहीं आया तो क्या होगा? प्रॉपर्टी उसकी सीज कर लेते हैं, उसका बंगलो सीज कर लिया, उसकी जो भी प्रॉपर्टी लीज मैनेज सेल कर सकते हैं किसी और को, कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए इसके लिए अब। ठीक है। और वो कोर्ट भी नहीं जा सकता ऐसे। तो ऑक्शन एंड रिकवरी, प्रॉपर्टी ऑक्शन होती है, बैंक अपना ड्यूज रिकवर करता है, एक्स्ट्रा पैसा बोरोवर को। पोस्ट 16 के बाद क्या हुआ? पोस्ट 2016 है, देखो जस्ट अ सेकेंड, अब सुनो। 2016 के बाद क्या हुआ बोरोवर में?
बोरोवर ऑक्शन नोटिस पब्लिश होने के बाद भी, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ये चीज बोरोवर लूजेज द स्टैट्यूटरी राइट। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया, अब सुनो। ऑक्शन नोटिस पब्लिश होने के बाद भी फुल पैसा चुका के प्रॉपर्टी वापस ले सकता है ऑक्शन से पहले तक। बोरोवर फ्रेंडली रिफॉर्म था, है ना, ये था। तो की फीचर्स क्या हुआ? की फीचर्स ये हुए कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएगी। अब ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती है? ऐसी कंपनी जो बैंक से बैड लोन्स खरीद लेती है डिस्काउंट पे, बाद में रिकवर करने की कोशिश करती है। बैंक का एनपीए समझ लो 100 करोड़ है, एआरसी है 40 करोड़ में खरीद लेती है, रिकवरी हो गई 70 करोड़ की, एआरसी प्रॉफिट में आ गया। समझ आया? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सिंपल थिंग्स, ठीक है ना। आप एक बार इसको रीड करेंगे, एआरसी हमने यहाँ पढ़ा है, एआरसी पीवाईक्यू भी आप एक बार पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। एआरसी बेसिकली जो वो बैंक लेकर आया है बंगलो, अब उस बंगलो को कौन खरीदेगा आप बताओ? कोई खरीदेगा तो वो पैसा कैसे निकालेंगे? तो एआरसी उनको पैसा देता है, बंगलो खुद के पास रख लेता है, बंगलो फिर जाके बेच देता है और अपने पास पैसा ले आता है। ये इस तरीके का काम होता है, ठीक है। यहाँ पे वही सारी चीजें लिखनी है। अब देखते हैं अदर की डेवलपमेंट्स में सरफराजी स्विफ्ट मैसेजिंग नेटवर्क। स्विफ्ट मैसेजिंग नेटवर्क इज अ प्रीवियस क्वेश्चन। Secure messaging network facilitating global financial transaction between over 11,000 institutions across 200 countries. The important thing is बेल्जियम में है। ये एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, बस इतना याद रखो, ठीक है। What is BRICS Pay? Is proposed cross-border payment system to facilitate trade and financial transactions among BRICS members to reduce dependence on SWIFT. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक पीवाईक्यू है, याद रखना। लोन नहीं दे सकते पेमेंट बैंक, क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकते, उनकी लिमिट 2 लाख रुपए है, ठीक है। ये यहाँ लिखा भी हुआ है। अच्छा, ये जब मैंने लिख दिया तब मैंने इसे देखा कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 2018 एज 100% गवर्नमेंट ओन पेमेंट बैंक है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। बस पीसीए फ्रेमवर्क, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, याद रखना। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था पीसीए फ्रेमवर्क स्केड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए 2002 में और यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक के लिए 2024 में, जुलाई में। अब ये होता क्या है? टू इनेबल सुपरवाइजरी इंटरवेंशन टू एन अप्रोप्रिएट टाइम एंड रिक्वायर द यूसीबीएस टू इनिशिएट एंड इंप्लीमेंट रेमेडियल मेजर प्रॉम्प्टली टू रिस्टोर देयर फाइनेंशियल हेल्थ। मान के चलो कोई बैंक बीमार है, कोई बैंक काम सही से नहीं कर पा रहा है, उसमें लोन ज्यादा बढ़ गया, वो डूबने की कगार पे है, कुछ भी दिक्कत है, तो आरबीआई पीसीए जारी करता है कि एक वार्निंग देता है कि अगर तुमने नहीं सुधारा तो मैं तुम्हें पीसीए दे दूंगा। पीसीए क्या है कि अगर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन मिल गया उसे, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आरबीआई कुछ भी कर सकता है, उस बैंक को बंद कर सकता है, किसी और के साथ मर्ज कर सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर इंपॉर्टेंट फॉर 2026 है, क्योंकि इसको देता है डीओटी, डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है। एक रिस्क बेस्ड मैट्रिक है जो क्लासिफाई करता है कि एक मैप किसी, देखो आपको किसी नंबर से कॉल आता है ना, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, सर आप यहाँ फंस गए हो, तो एक पर्टिकुलर इंसान का नंबर कितनी बार फाइनेंशियल फ्रॉड में आ चुका है कि रिस्क उसको बांटता है। देखो मीडियम, हाई, वेरी हाई रिस्क ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। अगर आपका नंबर इसमें किसी भी कंडीशन में आया, फिर आपके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई की जाती है। समझ आया? मतलब मीडियम पे है, हाई पे है, वेरी हाई रिस्क ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड पे है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। नाउ वी आर फाइनेंस टैक्सेशन में देखते हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। एफआरबीएम एक्ट है क्या? देखो बेहद इंपॉर्टेंट एक्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है और देयर आर हाई चांसेस कि इस बार भी ये टॉपिक आएगा। ऐसे कोर टॉपिक कभी भी यूपीएससी मिस नहीं करता है, यहाँ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो गवर्नमेंट का भी एक डिसिप्लिन होता है, जैसे घर का बजट, जैसे हमारे घर का बजट होता है ना, ऐसे समझो कि हमारा घर है, इसका एक बजट है। तुम्हारे घर का एक बजट होगा ना, इतने में हमारा खर्चा चलता है। तो गवर्नमेंट का भी ना डिसिप्लिन होता है, जैसे घर का बजट। एफआरबीएम एक्ट बोला गया, एफआरबीएम एक्ट ने बोला, इस एक्ट ने क्या बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा उधार मत लो और अपना खर्चा कंट्रोल में रखो। इस एक्ट ने बस इतना बोला कि ज्यादा उधार मत लो, अपना खर्चा कंट्रोल में रखो। इस पर्टिकुलर एक्ट के मेन गोल्स ये थे कि फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल करना, रेवेन्यू डेफिसिट कम करना। समझ आ रहा है? बेसिकली तुम्हारा जो खजाना है वो जो है उसको वो लोग उसको थोड़ा सेव करो, इतना ज्यादा खर्चा मत करो, डेट को लिमिट में रखना, इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म स्टेबल बनाना। तो ये है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। नाउ रिसेंटली सीएजी की एक रिपोर्ट आई है जो हाईलाइट करती है सेवरल फिजिकल इनकंसिस्टेंसीज एंड ट्रांसपेरेंसी इश्यूज इन गवर्नमेंट्स कंप्लायंस विद एफआरबीएम एक्ट। सीएजी कहते हैं कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम सरकार कर रही है, तो वो जो भी उन्होंने कहा आगे देखते हैं। एफआरबीएम एक्ट 2003 aims to guide the central government's fiscal policy towards a sustainable path, thereby promoting economic stability and responsible financial governance.
A key mandate of that is that CAG must conduct the annual compliance review of its provision. तो CAG जो भी होगा उसका पूरा का पूरा उसको देखेंगे कि कैसा काम हुआ कैसा काम नहीं हुआ, वो CAG जरूर देखेंगे। तो याद रखना CAG के अंडर आता है ये, ठीक है, बहुत जरूरी है। FRBM Act mandate the following statement to be laid down before the parliament along with the budget. बजट के साथ सरकार को ये 3 डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने पड़ेंगे पार्लियामेंट के सामने। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। अब की टारगेट्स क्या बोले गए हैं FRBM एक्ट में? कुछ टारगेट्स बोले गए हैं कि टारगेट जरूर जरूर होने चाहिए। उन्होंने बोला कि फिजिकल डेफिसिट जो होना चाहिए 3% ऑफ GDP ही रहना चाहिए, और डेट की जो लिमिट है जनरल गवर्नमेंट सेंट्रल प्लस स्टेट की, ठीक है, नॉट लेस देन 60%, ठीक है, और इक्वल टू ऑफ GDP। सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट लेस देन, जस्ट अ सेकंड, ओके, नॉट लेस देन एंड इक्वल टू 40% ऑफ GDP। रिवाइज फिजिकल कंसोलिडेशन कितना होना चाहिए? या नॉट, यहाँ लेस देन आएगा, नॉट नहीं आएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए लेस देन 60%, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे अकेले लेस देन 40% होना चाहिए। वही रिवाइज फिजिकल कंसोलिडेशन पाथ कितना होना चाहिए? लेस देन 4.5% ऑफ GDP फिजिकल डेफिसिट। सर क्या ये डाटा हमें याद करने हैं? हाँ, ये डाटा तुम्हें याद करना है, समझ नहीं भी आ रहा अगर ये इतना बहुत डीप में रस्सी बांधने की नीड नहीं है, यही समझ लो कि 3% ऑफ GDP फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए बस, ठीक है। एडिशनल गारंटीज कितना? लेस देन और इक्वल टू 0.5% ऑफ GDP इन एनी ईयर। ये जो भी है आप इसको समझो मत, समझने की नीड भी नहीं है, बस इतना समझ लो कि ये जरूरी है, ये डाटा है। जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे आपके फादर ने बोला कि सन 15 रुपीज से ज्यादा तुम खर्चा नहीं करोगे, 20 रुपीज से ज्यादा तुम बालों पे खर्चा नहीं करोगे, तो उन्होंने बस यही बात बोली। The targets for revenue and effective revenue deficit were removed from 2018 amendment to the FRBM Act। तो अगर क्वेश्चन आया कि भाई क्या FRBM Act में रेवेन्यू या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को हम काउंट करते नहीं, वो रिमूव कर दिया गया था 2018 से। अगर मैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आपको एक शॉर्ट में बताऊं तो रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये रेवेन्यू डेफिसिट होगा, ठीक है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में गवर्नमेंट बोलती है कि जो पैसा स्टेट्स को डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है उसे रियल डेफिसिट समझो, उसे रियल डेफिसिट मत समझो, समझ आया? आप अपने भाई ऐसे समझो, आप अपने भाई को 10,000 रुपए देते हो, ठीक है, 7,000 वो खर्च कर देता है, 3,000 से वो लैपटॉप ले लेता है, तो पूरे 10,000 लॉस नहीं है, 3,000 तो इन्वेस्टमेंट हुई है ना, समझ आया? तो ये होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब आगे बढ़ते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डेट ट्रेंड्स क्या है? अब ये जो रिपोर्ट की फाइंडिंग है, यहां से क्वेश्चन बनेगा और कट टू कट क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, क्वेश्चन का मतलब एक ही क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर स्टेटमेंट्स 3-4 होंगी और ये सारी स्टेटमेंट उठाएगा। तो याद रखो कि डेट टू GDP रेशियो कितना है? पीक्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग पेंडेमिक। ये जो वर्ड है ना सिग्निफिकेंटली, लोग कहते हैं कि एक्सट्रीम है तो गलत होगा, नहीं, इन सब की बातों में नहीं आना है। पीक्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द पेंडेमिक रीचिंग 61.38% इन फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 21। क्वेश्चन ये आता है कि डेट टू GDP रेशियो है क्या? कंट्री पर टोटल कितना बड़ा लोन है कंपेयर टू इकोनॉमी के साइज से? अगर लो रेशियो में हमने लोन रखा है अपने तो सेफ है, हाई रेशियो में तो रिस्की है। तो इंडिया का जो टारगेट है अराउंड 60% होना चाहिए, FRBM रिकमेंडेशन ये करता है। मान के चलो कि आप पर लोन है 6 लाख रुपीज, आपकी एनुअल इनकम है 10 लाख रुपए, लोन 6 लाख है, एनुअल इनकम 10 लाख है, तो डेट टू इनकम कितना हुआ? 60%। बैंक बोलेगा ठीक है मैनेजेबल है, पर अगर इनकम 4 लाख है तो डेंजर है भाई, 6 लाख का लोन लेकर बैठे हो, जितनी औकात नहीं उससे ज्यादा चादर फैला लिए। तो हाई डेट टू GDP रेशियो इज अनडिजायरेबल। इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट कितना आ रहा है? रोज मार्जिनली टू रेशियो रोज मार्जिनली टू 35.5% इन 2022-23 आफ्टर डिक्लाइनिंग फ्रॉम अ पीक। यहां से ये नीचे गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट डिक्लाइन हुआ है, यस डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। रिमेन विद द लीगल सीलिंग ऑफ 0.5% GDP इन 2022 इंडिकेटिंग कॉम्प्लायंस, ठीक है। इस गारंटी लिमिट के साथ कितना उन्होंने किया है लीगल सीलिंग, इतने पे है वो, ठीक है। ये रहा अनरियलाइज टैक्स रेवेन्यू। अब ये क्या होता है? ये वो टैक्स है जो गवर्नमेंट ने कलेक्ट करना था पर अभी मिला नहीं है, जैसे टैक्स डिस्प्यूट चल रहा हो, पेंडिंग केसेस हो, टैक्स इवेजन कर लिया हो किसी ने, तो ये वो है। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू इज रेज्ड बट नॉट रियलाइज्ड विच सच टू 21.30 ट्रिलियन बाय द एंड ऑफ दिस। इतना पैसा, ट्रिलियन, प्लीज इसको मार्क कर लो। इंडिया में ना, आपको जनरली एक बात बताता हूँ, इंडिया के पास इनफ पैसा है इस देश की गरीबी को 3 से 4 बार एकदम से मिटा देने का, इतना अमीर देश है हमारा। बट इंडिया के पास ना गवर्नमेंट, चाहे जो गवर्नमेंट हो, और जो सिटीजन है,
हम दोनों ही लोग ऐसे हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि अगर हमें सच में डेवलपमेंट करना हो, हमें चॉइस दी जाए कि एक तरफ डेवलपमेंट है, एक तरफ पैसा खाना है, तो दोनों ही यही चुनेंगे। कोई भी इतना ईमानदार नहीं है, सिटीजन भी करप्ट है, गवर्नमेंट भी करप्ट है, और जब दो करप्ट मिल जाते हैं तो देश का जो आज हाल है यही होता है। इट्स वेरी कॉमन। Now there is a box: fiscal deficit, primary deficit, revenue deficit, effective revenue deficit, fiscal slippage. यहाँ मैंने बहुत क्लियरली लिख रखा है, लिसन टू मी, लर्न कर लो, समझ लो, वन क्वेश्चन का चांस है। ये बहुत बेसिक टर्म्स है, आप इनको खुद समझिए, ठीक है। वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम हेयर। 2 मिनट में पढ़ने में लगेगा और 10 मिनट की वीडियो खींच दो, दैट इज नॉट गुड। आप समझते हैं इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ टैक्स इन आवर कंट्री: डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जरा ध्यान से समझो। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स लगता है, डायरेक्ट आपके इनकम के ऊपर लगता है, ठीक है। बर्डन शिफ्ट नहीं होता। इस बर्डन शिफ्ट का मतलब क्या होता है, आप ही डायरेक्टली वो देते हो टैक्स, आपको चुभता है कि मैं दे रहा हूँ टैक्स, है ना। प्रोग्रेसिव टैक्स है, क्यों? जैसे अगर आप कम अमीर हो, 5% टैक्स लगेगा, थोड़े और अमीर हुए तो 10%, और अमीर हुए 15%, और अमीर हुए 25%, तो ये प्रोग्रेसिव कहते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल अपना इनकम टैक्स, सिंपल। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, कंजम्पशन पे लगता है, बर्डन शिफ्ट टू कंज्यूमर। जैसे आप बिस्किट लेने गए, हाँ, तो जो बिस्किट बेच रहा है आपको, जो सेलर है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा। जब आपने बिस्किट खरीदा उसके ऊपर आपने टैक्स दिया, ठीक है। ये रिग्रेसिव टैक्स है। क्यों? वही 5 रुपए का बिस्किट वही 5 रुपए का बिस्किट अंबानी को भी सेम पड़ता है और मुझे भी, ठीक है। लेट्स नॉट टेक समवन्स नेम, बट या वही 5 रुपए का बिस्किट अमीर लोगों को भी पड़ता है और मुझे भी। तो वहां पे उन्होंने भी समझ लो 18% जीएसटी दिया, मैंने भी 18% जीएसटी दिया। अब वो है 7,000 करोड़ के मालिक, मेरे पास 700 रुपए भी नहीं है, तो ये रिग्रेसिव हुआ ना। हाँ, तो इस वे में ये रिग्रेसिव होता है, ठीक है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, ये होते हैं डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब कौन होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। इनको एडमिनिस्ट्रेट करता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनको करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। समझ आ गया? बाकी ये सब मैंने आपको समझा दिया है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया, अब इसको प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया। असेंट देने के बाद मतलब ये बिल जो था, अभी एक्ट बन चुका है, ठीक है। शॉर्टर एंड सिंपलर में समझो, प्रोविजन ऑफ मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एंड अल्टरनेट मिनिमम टैक्स हैव बीन सेपरेटेड इनटू 2 सबसेक्शंस। उनको 2 सबसेक्शंस में बांट दिया गया है, ठीक है। 2 सबसेक्शंस में बांटा गया है। मैट क्या करता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या करता है, एम्स टू ब्रिंग इनटू द टैक्स नेट जीरो टैक्स कंपनीज which in spite having earned substantial book profits and having paid handsome dividends do not pay any tax due to various tax concessions and incentives provided under the income tax law। कहा जाता है कि जैसे कोई बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है ना, जो टैक्स को ना बचा लेती हैं, कि लीगल लूप होल से निकल जाती हैं, कहती हैं हम क्यों टैक्स दें, हम तो घाटे में है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, हमने डिवाइडेंड दे दिया, हमारे पास पैसा नहीं बचा। तो ऐसे में हमारी कंट्री में ना एक रूल था कि आप जीरो टैक्स दो, समझ आ रहा है। लेकिन बाद में सरकार को पता लगता है कि ये सब बहुत गलत काम करते हैं, तो उनको लेकर आया गया जीरो टैक्स कंपनीज को टैक्स के अंदर, और उन्हें लगाया मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। इसका मतलब ये था कि आप चाहे कमाओ और चाहे मत कमाओ, आपको मिनिमम इतना टैक्स तो देना पड़ेगा, और वो 15% था, ठीक है। इतना देना ही पड़ेगा। द प्रोविजन ऑफ मैट आर एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स ओनली। और जो मैट का प्रोविजन है वो कहाँ लगेगा, कॉर्पोरेट टैक्स पेयर ओनली पे, ठीक है। AMT has similar provision as MAT which is applicable to non-corporate taxpayers। अब यहाँ पे लाइन बदल जाती है। If there is a question, corporate taxpayer pays alternate minimum tax, wrong, क्योंकि वो MAT देते हैं। दोनों सेम ही है, दोनों सेम है, दोनों पे नेट टैक्स भी सेम है। बट अगर कोई मैट दे रहा है तो कॉर्पोरेट टैक्स पेयर है, कोई AMT दे रहा है तो वो नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर है। अनडिस्क्लोज्ड इनकम, द डेफिनेशन ऑफ undisclosed income for assessing such cases which previously included money, bullion, jewelry or other valuable articles expanded to include virtual digital assets। अब लोग virtual digital asset भी तो रखते हैं। किसी ने देखो, किसी ने क्रिप्टो रख रखा है, किसी ने कुछ रख रखा है ना। तो ये सब क्या है, ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में आ गया। तो वर्चुअल, अब इसको आप देख लेना उन्होंने क्या किया है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देयर इज अ वर्ड ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है, which refers to the price change and transaction between related entities of a multinational enterprises। तो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, जब सेम कंपनी के अंदर के यूनिट्स
आपस में गुड्स सर्विसेज या टेक्नोलॉजी का प्राइस डिसाइड करती हैं। ये नॉर्मल मार्केट ट्रांजैक्शन नहीं होता, क्योंकि बायर और सेलर इंडिपेंडेंट नहीं होते, दोनों सेम ग्रुप के होते हैं। अब मान के चलो कोई कंपनी XYZ ग्रुप, इसके अंदर एक है स्टील कंपनी, एक है आयरन कंपनी, ये आपस में एक दूसरे को पैसा भेज रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, तो इनके ऊपर जो होता है उसको कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि सेफ हार्बर क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस है। सेफ हार्बर, सीबीडीटी ने नोटिफाई किया अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स रूल्स 1962 में। स्कोप ऑफ सेफ हार्बर रूल्स हैज बीन एक्सपांडेड बाय इंक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड बढ़ा। पहले सेफ हार्बर समझो। मल्टीनेशनल कंपनीज बोलती है अगर हम गवर्नमेंट के फिक्स्ड मार्जिन फॉलो कर लें तो इंक्वायरी मत करो। ठीक है, अगर हमने गवर्नमेंट के फिक्स्ड मार्जिन को फॉलो किया तो इंक्वायरी मत करो, फालतू में हमारा टाइम वेस्ट मत करो। प्री डिफाइंड प्रॉफिट मार्जिन नो डिस्प्यूट। तो ध्यान से सुनना, तो सामने से आंसर ये हो सकता है, ऐसे ऐसे समझो कि टीचर ऐसे बोलती है आपको कि अगर 80% अटेंडेंस है तो नो क्वेश्चंस। ठीक है, तो तुम 80% रखते हो सेफ, बस वही है सेफ हार्बर। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि थ्रेशोल्ड उन्होंने बढ़ा दिया, 200 करोड़ से 300 करोड़ कर दिया, और इंक्लूड किया लिथियम आयन बैटरीज को फॉर यूज इन इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको यूज करना है, बस। उसके बाद आता है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। व्हाट इज इट? कंपनी और गवर्नमेंट पहले डिसाइड कर लेते हैं ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, टैक्स कैसे लगेगा, इसे कहते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद यही सब है, देखना। यूनिलेटरल होता है, इट इन्वॉल्व्स ओनली द टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। बायलैटरल होता है टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। मल्टीलैटरल इन्वॉल्व्स टैक्स पेयर, टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस ऑफ टैक्स पेयर्स इन डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज। तो ये सब होता है। ट्रांसफर प्राइसिंग मैंने आपको समझा दिया। नाउ द थिंग इज आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल ऑफ प्राइसिंग। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल स्टेट्स एज अ प्राइस एग्रीड इन अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू रिलेटेड parties must be the same as the price agreed in a comparable transaction between two unrelated parties। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऐसे समझो कि जब रिलेटेड कंपनीज सेम ग्रुप सेम ओनर आपस में डील करें, वही स्टील आयरन XYZ ग्रुप सेम ही है, जब ये आपस में डील करें तो प्राइस बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे दो इंडिपेंडेंट अनरिलेटेड लोग एक दूसरे से डील करते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को फायदा देने लग जाओ और उससे हमें नुकसान हो। गवर्नमेंट का सिंपल सवाल होता है, अगर तुम अपनी ही कंपनी से डील ना कर रहे होते तो मार्केट में इस चीज का प्राइस क्या होता? उसको कहते हैं आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। भाई दूरी बना के रखो, ये आपस में भाईवाद का, समझ आया? ठीक है, उसके बाद समझते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। देखो, बेसिकली सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स क्या होता है, ऐसे समझो, ध्यान से समझना। ठीक है, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स लिवाइड ऑन द ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज कंडक्टेड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। शेयर, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स बाय सेल करते वक्त जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। स्मॉल अमाउंट होता है, ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है, इजी कॉम्प्लायंस होता है। मॉल एंट्री फी जैसे, मतलब शॉपिंग करो या ना करो, मॉल अगर आपने कभी, मुझे नहीं पता ऐसा कौन सा मॉल है जहाँ पे एंट्री में फीस लगती है, बट फिर भी सुन लो कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर किसी मॉल में आप गए, एक ऐसा मॉल है जो एंट्री पे 20 रुपए चार्ज करता है आपको, आप वहां से शॉपिंग करो मत करो, लेकिन आपको 20 रुपए देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। इट्स अ टाइप ऑफ दैट। ये इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनेंस एक्ट 2004, कर्व टैक्स इवेजन इन द सिक्योरिटीज मार्केट। ओके, जीएसटी की 56 मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल में, जिन्होंने अप्रूव किया नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म 2.0, जो इंक्लूड करता है रेट रैशनलाइजेशन, सिंप्लीफाइड टू स्लैब स्ट्रक्चर। कुछ नहीं है, अभी आपने इसको सुना होगा, ये सब हुआ जो है। जीएसटी एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 के थ्रू आया था। बेसिक है, पर कभी भी क्वेश्चन एक लाइन में बन जाएगा, एक स्टेटमेंट आप गलत कर दोगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। एलिमिनेट करते हैं कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, यहाँ भी टैक्स दिया, वहां भी टैक्स दिया, यहाँ भी टैक्स दे रहे हैं, उसको एलिमिनेट करता है। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। रिफॉर्म क्या हुआ है, अब यहाँ समझाने जैसा कुछ नहीं, मोटा मोटा बता देता हूँ। दो स्लैब सिस्टम है अब अपने पास, 5%, 18%, वो पहले 12, 28 सब हटा दिया। अब 40% स्पेशल डीमेरिटेड अप्लाइज टू सिन गुड्स, जो गंदे गुड्स हैं, टोबैको वगैरह हो गया, एंड सिलेक्ट लग्जरीज, ठीक है, जो सिलेक्टिव लग्जरीज है उनपे, जैसे कोई 12 करोड़ की वॉच पहन रहा है। रिप्लेसिंग द कंपेंसेशन सेस लेवी, मीडियन टैक्स रेट इफेक्टिव मूव्स फ्रॉम 12 to 5%। तो अब सबसे छोटा हमारे पास 5% का रेट भी है, बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ना, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है जीएसटी का, एपीलेट ट्रिब्यूनल इज सेट टू बी ऑपरेशनल फॉर अपील्स बिफोर द एंड ऑफ सितंबर 2025, फॉर्मली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जीएसटी काउंसिल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके जो चेयर, जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन प्रधानमंत्री जी नहीं है,
प्यारे प्रधानमंत्री जी नहीं हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है इनके चेयरमैन। वंस एवरी क्वार्टर में मिलना होता है। आर्टिकल 279A आर्टिकल याद रखना। वोटिंग का सिस्टम 1/3 होता है, सेंटर हैज 1/3 वोट, स्टेट का 2/3 वोट होता है। ठीक है, 3/4 की अगर मेजोरिटी होगी तभी कुछ पास होगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। सिंपल। नाउ व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी? सिंपल समझो, जब फॉरेन कंपनी अपना माल बहुत सस्ता बेचती है, इंडियन इंडस्ट्रीज को नुकसान होता है, गवर्नमेंट ड्यूटी लगा देती है। बाहर ऐसे समझो कि बाहर का दुकान 10 में शूज बेच रहा है, इंडियन शॉप 30 में, तो गवर्नमेंट बोलेगी फेयर ही नहीं है, हमारी तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी आपके जूतों से। तो वो एक ड्यूटी लगा देती है, टैक्स लगा देती है कि आपके जूते हमारी कंट्री के अंदर आते ही आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी। सर वो कितना होगा? 50% टैक्स। मतलब अब वो 10 रुपए का जूता कितने का हो जाएगा? मान के चलो कि वो हो जाएगा 28-29 रुपीज़ का या 32 रुपीज़ का। तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा? वो हमारी शॉप जब हमारे रिटेल मार्केट में आएगा तो हमारी कंपनियां हमारे प्रोडक्ट उनसे compete कर पाएंगी, जैसे चाइना करता है। सेफ गार्ड ड्यूटी देखो, अगर अचानक इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा माल आने लग गया है ना, इंडियन इंडस्ट्री प्रेशर में आ जाए, टेम्परेरी प्रोटेक्शन दिया जाता है कि सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दी जाती है। अब इसका मतलब क्या है? सोचो आप एक ही गली में 20 न्यू शॉप्स आ जाएं। एक गली है, इसमें 20 नई शॉप्स आ जाएं। ठीक है, शॉप्स। तो ओल्ड शॉपकीपर्स बोलते हैं थोड़ा टाइम दो एडजस्ट करने का, सेफ गार्ड ड्यूटी ब्रीदिंग टाइम होता है, वही सेफ गार्ड ड्यूटी। तो आप कहते हो थोड़ा टाइम दो, हम भी एडजस्ट कर लेंगे, इसे कहते हैं सेफ गार्ड ड्यूटी। ठीक है। ऑफ बजट बोरोइंग क्या होता है? गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली लोन ना लेकर पीएसयू, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के थ्रू लोन लेती है। तो इससे क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या है? रियल फिजिकल डेफिसिट हाइड हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी कम होती है। जैसे आपके पिताजी जो है लोन लेने के बजाय मामा से लोन लेते हैं, पर घर का खर्च वहीं से चलता है। आप समझ आया? पापा चाहते तो बैंक से भी ले सकते थे, लेकिन वो मामा से लेते हैं, चाचा से ले लेते हैं। समझ आया? तो इसे कहते हैं ऑफ बजट बोरोइंग। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपना ये वाला जो बेसिकली अपना ये जो सेकंड फाइनेंस एंड टैक्सेशन का पार्ट है ये खत्म होता है, और अब हम शुरू करते हैं फाइनेंशियल मार्केट एंड पेमेंट सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा है कि मनी वर्सेस कैपिटल, एक तरफ मनी मार्केट है, एक तरफ कैपिटल मार्केट है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट कहते हैं इसको, लॉन्ग टर्म मार्केट कहते हैं। यहाँ ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर, रिस्क यहाँ लो होता है, रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर होता है, हाई वोलेटाइल होता है, रेगुलेटर यहाँ सेबी होता है, याद रखना, सेबी, आरबीआई। की पर्पस है ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सब टाइप से प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है। यहाँ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आता है, और अगर दोबारा हम लेकर आते हैं तो उसे एफपीओ कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप देखेंगे, समझेंगे, बहुत बेसिक है, ध्यान से समझते रहना आप। सेबी, सेबी क्या है? सेबी बेसिकली पहली बार 1988 में आई थी, स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेबी एक्ट ऑफ 1992 से। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। अगर आप शेयर खरीदते हो, शेयर बेचते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो ये आपको प्रोटेक्ट करने वाली जो बॉडी है वो ये है। ठीक है, इसके पास सिविल कोड की पावर है, अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर। सेबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखो, चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन को नॉमिनेट करेगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2 members रिप्रेजेंटिंग यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड 1 member रिप्रेजेंटिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 5 members आर नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी मेरे बोलने से आपको याद नहीं होगा, ये आपको 2 बार यहाँ से पढ़ने से रीड होगा, याद होगा। तो एक बार वीडियो को यहाँ पॉज करो, एक बार इसको पढ़ो, खुद से पढ़ो। ठीक है, पॉज करके पढ़ो, आपको याद हो जाएगा। 1 मिनट का काम है ये अभी के अभी कर लो। ठीक है। डिसीजन एट सेबी बोर्ड मीटिंग कौन करेगा? स्वागत एफआई फ्रेमवर्क बनाया गया, तो सेबी ने अप्रूव किया इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल विंडो ऑटोमेटिक जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, फ्रेमवर्क फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। ठीक है, इनके लिए बनाया गया कि आप यहां से आप अप्रूवल लोगे। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। देखो, उसके बाद हमें समझना है कि एफपीआई क्या है, एफवीसीआई क्या है ना। उससे पहले, वाइल एफपीआई इन्वेस्ट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज लाइक इक्विटी, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स ऑन पब्लिक मार्केट, एफवीसीआई इन्वेस्ट इन वेंचर कैपिटल फंड्स। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि यार ये एफपीआई है क्या। देखो, एफपीआई समझो पहले। एफपीआई बेसिकली क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वो फॉरेन इन्वेस्टर होता है जो इंडिया के शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाता है। कंपनी का कंट्रोल नहीं चाहता वो सिर्फ पैसे कमा के जल्दी से एंट्री एग्जिट करता रहता है, आया पैसे कमाए निकल लिया। एफपीआई का नेचर क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है, हाईली सेंसिटिव होता है, इंटरेस्ट रेट के ऊपर बढ़ा कम हुआ तो आएगा निकलेगा।
ग्लोबल इवेंट्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी भाग जाएगा, स्टॉक मार्केट का वोलेटाइल बना सकता है। अब भाई बार-बार आपके मार्केट में पैसा आ रहा है, जा रहा है, तो स्टॉक मार्केट तो वोलेटाइल होगी ही होगी। वोलेटाइल का मतलब बार-बार ऊपर-नीचे गिरेगी, खतरे का निशान होता है। अब आप समझो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर क्या होते हैं? वो फॉरेन इन्वेस्टर होता है जो स्टार्टअप्स, अर्ली स्टेज कंपनीज में पैसा लगाता है, लॉन्ग टर्म विजन रखता है, रिस्क ज्यादा लेता है, ग्रोथ पे फोकस करता है, ना कि तुरंत प्रॉफिट पे। वो पहले फोकस करता है ग्रोथ पे, कोई बात नहीं अभी कंपनी बढ़ेगी तो और ज्यादा पैसा कमाऊंगा। प्रॉफिट पे सबका ही फोकस है। ये यूजुअली इन्वेस्ट करता है टेक स्टार्टअप्स, बायोटेक में, फिनटेक में, इनोवेशन बेस्ड सेक्टर्स में। तो इसका बेसिकली लॉजिक क्या होता है एफवीसीआई का? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करता है, एग्जिट मुश्किल होता है इसमें, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, इकोनॉमी के लिए क्वालिटी कैपिटल लेकर आता है ये फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। अब एक स्टोरी के थ्रू ना मैं आपको ये समझा देता हूँ एफवीसी एक बार। सोचो एक फॉरेन मेंटोर आता है, आपके छोटे बिजनेस को देखता है, बोलता है अभी प्रॉफिट नहीं चाहिए, पहले स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाओ, पैसा देता है आपको, गाइडेंस देता है, 7-10 साल बाद एग्जिट करेगा। ये मेंटोर रोज रोज भागने वाला इन्वेस्टर नहीं है, तुम्हारा बिजनेस बड़ा बनाने तक, सॉरी तुम्हारा बिजनेस बड़ा बनाना चाहता है, तो इसे ही कहेंगे एफवीसी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिलैक्सेबल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नॉर्म्स हैं फॉर लार्ज इश्यूज एंड एक्सटेंडेड टाइमलाइंस टू मीट द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग्स फॉर इश्यूज 25%। अच्छा, ओके। अब हम समझते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ठीक है। एंड देयर आर कैटेगरीज ऑफ दिस, लाइक कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। समझना ध्यान से। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड आखिर होता क्या है? देख, बेसिकली हुआ क्या, बहुत ध्यान सुनना। पहले तो एआईएफआईस को रेगुलेट कौन करता है? सेबी, एज पर द सेबी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन एक्ट 2012, ठीक है। आरबीआई हैज exempted स्वामी स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड, अ गवर्नमेंट बैक्ड फंड, फ्रॉम इट्स टाइट एंड रूल्स ऑफ एआईएफ, निकाल दिया उसको बाहर। अब समझते हैं कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है क्या। सिंपल भाषा में ऐसे समझो कि ये वो फंड्स होते हैं जो नॉर्मल ऑप्शन, शेयर, बॉन्ड्स, एफडी से अलग जगह पैसा लगाते हैं। हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं। हाई नेटवर्थ में वही अडानी, अंबानी साहब, टाटा जी, ये सब जहां होते हैं, ठीक है। हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं। रिस्क ज्यादा होता है पर रिटर्न का पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। मतलब उन्होंने बोला 100 करोड़ लगाओ तो हो सकता है 150 करोड़ कमा लो, लेकिन पोटेंशियल ये भी है कि अगर लॉस हुआ तो हो सकता है कि फिर 100 करोड़ फिर 10 ही करोड़ बचे। रिस्क ज्यादा है पर रिटर्न का पोटेंशियल भी ज्यादा है। इंडिया में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को रेगुलेट करता है अपना सेबी, है ना। एग्जाम्पल जहां एआईएफ इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप में, प्राइवेट कंपनीज में, रियल एस्टेट में, डिजिटल एसेट्स में, हेज स्ट्रेटेजीज में, यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं वो, ठीक है। एआईएफ को अल्टरनेटिव क्यों बोलते हैं? ये वर्ड अल्टरनेटिव क्यों है? इन्वेस्टमेंट फंड्स भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स जैसा हाईली रेगुलेटेड रिटेल प्रोडक्ट्स नहीं होते, इनको बहुत हाईली रेगुलेट नहीं किया जाता। ये एक्सपेरिमेंटल नीश स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के लिए है। जहां नॉर्मल इन्वेस्टर्स नहीं जाते वहां एआईएफ जाता है कि चलो तुम यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, मतलब ये खतरनाक है, यहाँ मेरे को खेलने दो। समझ आया? तो ये बिल्कुल वैसे सुल्तान यहाँ लड़ाई करेगा। अब इसमें 3 कैटेगरी है, 1, सेकंड एंड थर्ड। नाउ लिसन टू मी। कैटेगरी ये ये वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं इकोनॉमी के लिए यूजफुल एंड पॉजिटिव माने जाते हैं। गवर्नमेंट इंकरेज करती है इन्वेस्ट, ये किस में इन्वेस्ट करते हैं पता है? ये करते हैं स्टार्टअप्स में, एमएसएमईज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोशल वेंचर में, ठीक है। उसके बाद आता है अपना सेकंड कैटेगरी। ये सेकंड कैटेगरी देखो इनका नाम याद रखना कि ये लोग इसमें आते हैं। सेकंड कैटेगरी में ये वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जो कैटेगरी 1 जैसे सोशल नहीं है और कैटेगरी 3 जैसे स्पेक्युलेटिव नहीं है। तो इसका मतलब पहले आपको कैटेगरी 3 समझनी पड़ेगी, है ना। तभी आपको समझ आएगा कि ये क्या है। ये बीच वाले लोग हैं, ठीक है। देखो, तो कैटेगरी 3 वो है, ये वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हैं जो हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम खेलते हैं, ठीक है। ये बहुत खतरनाक है। तो इनके जितने खतरनाक भी नहीं और इसके जितने नॉर्मल भी नहीं, ये बीच वाला काम करते हैं। दे डू नॉट यूज लिवरेज और डेट्स अदर देन टू कवर देयर डे टू डे ऑपरेशन। प्राइवेट इक्विटी फंड, डेट फंड्स, रियल एस्टेट फंड्स, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। नाउ इक्विटी डेरिवेटिव्स, इसको समझने के लिए समझो डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू ड्राइव होती है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट्स, ठीक है। मतलब कि कोई एसेट है, उसकी कितनी वैल्यू है, वो उसका डेरिवेटिव है। अब इक्विटी डेरिवेटिव क्या है, ठीक है। सब पहले देखो, डेरिवेटिव समझ आ गया। दूध से पनीर बनता है, शेयर से इक्विटी डेरिवेटिव बनता है। पनीर का प्राइस दूध पर डिपेंड करता है ना। अगर दूध का प्राइस बढ़ेगा तो पनीर का भी बढ़ जाएगा। शेयर वैसे डेरिवेटिव का प्राइस शेयर इंडेक्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इक्विटी डेरिवेटिव समझो। बेसिकली इक्विटी डेरिवेटिव्स वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी वैल्यू किसी इक्विटी शेयर इंडेक्स से ड्राइव होती है। खुद में शेयर नहीं होते, सिर्फ एग्रीमेंट होते हैं फ्यूचर के लिए। सिंपल लाइन में शेयर असली चीज है,
जो स्टॉक मार्केट में हम लेते हैं, डेरिवेटिव उस शेयर पे लिखा हुआ वादा है कि हाँ इतना शेयर है, समझ आया? ठीक है। अब आता है फ्रंट रनिंग। व्हाट इज फ्रंट रनिंग? देखो, illegal practice of purchasing a security based on advanced non-public information regarding an expected large transaction that will affect the price of a security. What is the meaning of this front money running? देखो, इकोनॉमिक्स का ना मेन खेल पता है क्या है? हमें चीजें समझ आने भी लग जाती है तब भी हम भूल जाते हैं, मतलब समझ ही नहीं सकते, इतना टेक्निकल लगता है कभी कभी। पता है क्यों होता है? बिकॉज यू आर नॉट रीडिंग एनसीईआरटी। आपको किसी ने कह दिया कि बस ये पढ़ लो हो जाएगा आपका, और स्टूडेंट्स का माइंड ना इसको पढ़ लो हो जाएगा इसमें ज़्यादा रहता है, ना कि क्या और कर लूँ कि मेरा ज़्यादा अच्छे से हो जाए, इसमें हो जाता है। दे जस्ट वांट टू क्वालिफाई द एग्जाम एट एनी कॉस्ट, चाहे उनका एग्जाम एंड में होता भी नहीं है इनका, जो ऐसे सोचते हैं कि एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए बस कम से कम पढ़कर। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बी, यू नो, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर स्टडीज कि भाई एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मत छोड़ो उनको, ठीक है। तो फ्रंट रनिंग देखते हैं। फ्रंट रनिंग बेसिकली एक इलीगल प्रैक्टिस है जिसमें कोई ब्रोकर, डीलर या इनसाइडर बड़ी ट्रांजैक्शन होने से पहले ही अपने फायदे के लिए ट्रेड कर लेता है। मतलब उसको अंदर की इन्फॉर्मेशन होती है, वो उस इन्फॉर्मेशन का गलत फायदा उठा लेते हैं, समझ आया? वो जाके बोलता है कि हेलो मिस्टर एक्स, मैं आपको एक अंदर की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्या आप मुझे इतने रुपए देंगे? हाँ जी ठीक है बता दो। तो ये इलीगल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है गिफ्ट सिटी, IFSC, ठीक है। देखो, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस लॉन्च करती है गिफ्ट सिटी, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस लॉन्च फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एट गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज। फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम क्या है? पेमेंट सिस्टम ऑथराइज्ड बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ऑब्जेक्टिव ये है कि इनेबल करेगा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को बिटवीन IFSC बैंकिंग यूनिट्स टू बी सेटल्ड लोकली हमारे पे, इंस्टेड ऑफ रूटिंग थ्रू द ट्रेडिशनल कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग रूट। अब वो लोकली यहाँ सेटल हो पाएगा, ना कि ऐसे पहले बैंक जाओ पैसे बदलो फिर आएगा। अब आराम से हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटर ऑफ द FCS कौन है? CCIL FSC लिमिटेड, सब्सिडरी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की लिमिटेड, ये उसके अंदर एक कंपनी है, वो करेगी, ठीक है। गिफ्ट सिटी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो गिफ्ट का मतलब क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी इस्टेब्लिश हुई थी पहली और ओनली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर हमारे देश में, ठीक है। इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा गया था इन 2015 में। अच्छा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ना कुछ फायदे देती है सरकार के, आप यहाँ आके इंडस्ट्रीज लगाओ, आपको टैक्स नहीं देना, आपको हम स्कूल बना के देंगे आपके बच्चों के लिए, सब कुछ फैसिलिटीज देती है, बहुत अच्छे से काम करती है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड यील्ड इन मच डिटेल, ठीक है। बॉन्ड यील्ड समझते हैं बहुत ज्यादा डीप में, बहुत 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 बढ़िया से। बॉन्ड यील्ड से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको बॉन्ड यील्ड समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, बॉन्ड यील्ड को समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि देखो ध्यान से, यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। देखो, पहले तो समझो बॉन्ड यील्ड क्या होता है। बॉन्ड यील्ड का मतलब है बॉन्ड खरीदने के बाद, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, इसको खरीदने के बाद आपने एक्चुअल रिटर्न, आपको एक्चुअल रिटर्न कितना मिल रहा है परसेंटेज में, समझ आया? मतलब आपने हो सकता है बॉन्ड को 100 रुपए में खरीदा, अब इसका एक्चुअल रिटर्न आपको मिल सकता है 50% मिल रहा हो, 150, है ना। यील्ड जो है, अब यहाँ सुनो, यील्ड वर्ड, यील्ड इज इक्वल टू बॉन्ड से मिलने वाली अर्निंग का रेट। अर्निंग का रेट, अर्निंग नहीं, अर्निंग का रेट कितने परसेंट है, समझ आया? इसे कहते हैं बॉन्ड। अभी तक हमने सिर्फ बॉन्ड यील्ड का डेफिनेशन समझा है, अभी हमने बॉन्ड पूरा कंप्लीट नहीं किया, अभी देखते जाओ। बॉन्ड यील्ड कैसे पे, बॉन्ड और इंटरेस्ट अलग चीज है, ठीक है। बॉन्ड और इंटरेस्ट अलग चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इंटरेस्ट जो होता है वो कूपन रेट होता है, बॉन्ड पे लिखा होता है। बॉन्ड पे जब ये लिखा होगा कि आपको 10% मिलेगा, तो ये क्या है आपका, ये इंटरेस्ट रेट है आपका। यील्ड तुम्हारा एक्चुअल रिटर्न को दिखाता है, यील्ड ये दिखाता है कि तुम्हें एक्चुअली में कितना पैसा मिला है, ठीक है। अब समझो, अभी आ जाएगा समझ, अगर नहीं आ रहा तो ऐसे समझते जाओ, बस सुनते जाओ। पहले बॉन्ड का ना स्ट्रक्चर क्लियर कर लेते हैं, चलो। देखो, देखो, फेस वैल्यू समझ लो इस बॉन्ड की कितनी है, 1000 रुपीज, ठीक है। कूपन रेट इसका है 10%, ठीक है। एनुअल इंटरेस्ट आपको कितना मिला 10% के हिसाब से, 100 रुपए, 1000 पे 100। मैच्योरिटी इसकी होगी 10 साल बाद, मतलब 10 साल बाद आपको इसे वापस करना है, आप उनको बॉन्ड दे दोगे, आपका पूरा पैसा आ जाएगा। तो मैच्योरिटी होगी 10 साल बाद, 10 ईयर्स, ठीक है। 10% सालाना आपको 100 रुपए मिलते हैं, ठीक है। ये चीजें फिक्स है, इसको याद रखना, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। अब आगे बढ़ो, अब यील्ड का गेम स्टार्ट यहां से होता है। पहला, बॉन्ड फेस वैल्यू पे खरीदा, कितने में था, 1000 रुपीज में आपने खरीदा था, है ना।
इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 100 रुपए, ठीक है। यील्ड कितना हुआ? 1000 अपॉन में 100, कितना हुआ यील्ड? 10%। चलिए तो कूपन रेट ही आ गया, देखते जाओ ना। तो कूपन इज इक्वल टू यील्ड, सिंपल केस, समझ आया? कूपन इज इक्वल टू यील्ड, सिंपल, ठीक है। अब बॉन्ड महंगा हो गया, समझ लो, यहां देखो बॉन्ड जो है ये हो गया महंगा, ठीक है। सोचो मार्केट में बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई, अब लोगों ने बोला हमें भी ये बॉन्ड चाहिए, हमें भी ये बॉन्ड चाहिए, तो उसकी ना डिमांड बढ़ जाती है, जिस जो चीज सबको चाहिए होती है, तो कंपनी ने बोला ठीक है ले लो, हमने अभी से 1250 रुपए में बेचेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इंटरेस्ट अब भी लेकिन वो कितना ही देंगे? 100 ही रुपए देंगे, सही बात है। ध्यान से देखो, इंटरेस्ट उन्होंने अभी भी उन्हें 100 ही रुपए देना है। मतलब अगर अब आप इसका परसेंटेज निकालो तो यील्ड कितना हुआ? 1250, 100, 100 अपॉन में 1250, ठीक है, कितना हुआ? 8% आ गया ये। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ 10%, यहाँ 8%, जब डिमांड बढ़ी बॉन्ड की तब, तो प्राइस बढ़ते ही यील्ड क्या हुई? कम हो गई, समझ आया? तो ओवरऑल हमने क्या समझा कि यील्ड अगर बढ़ेगी, अगर यील्ड बढ़ेगी तो प्राइस क्या होंगे? कम होंगे, और अगर प्राइस बढ़ेंगे तो यील्ड कम होगी। इसका मतलब प्राइस और यील्ड के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है, समझ आ गया? गुड। आगे देखो, अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ बॉन्ड, बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड यील्ड बेसिकली बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, सारे से केस याद रखना। अब समझो बॉन्ड सस्ता हो गया, बॉन्ड हो गया सस्ता, बॉन्ड का प्राइस हो गया 800 रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट अभी भी आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो 100, 800, 12.5%, तो प्राइस कम हुआ, यील्ड बढ़ गई। अब सुनो, गोल्डन रूल बता रहा हूं जो यूपीएससी पूछता है, और आप इससे एक बार में आंसर कर लोगे, सिंपल। बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड का रिलेशन इनवर्स होता है, प्राइस ऊपर यील्ड नीचे, प्राइस नीचे यील्ड ऊपर, समझ आया? सिंपल, दैट्स इट, आप इसको समझ लो, आराम से हो जाएगा। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ बॉन्ड, ट्रांजिशन बॉन्ड्स एंड एडिशनल टायर वन बॉन्ड्स। देखो बेसिकली ट्रांजिशन बॉन्ड क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। ट्रांजिशन बॉन्ड्स में ऐसे समझो कि ट्रांजिशन बॉन्ड्स ये होते हैं कि बेसिकली ये वो बॉन्ड्स होते हैं जो उन कंपनीज को पैसा देने के लिए इशू किए जाते हैं जो अभी पॉल्यूटिंग है, समझ आ रहा है, पर फ्यूचर में क्लीन बनने का ट्रांजिशन कर रही हैं, उसे कहते हैं ट्रांजिशन बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि नहीं नहीं, अभी इसमें एक चीज समझा देता हूँ, सॉरी। अब इसमें एक चीज आती है, क्या वो ग्रीन बॉन्ड होंगे या ट्रांजिशन बॉन्ड होंगे, अगर हम उनको ग्रीन करने के लिए दे रहे हैं तो ग्रीन बॉन्ड जो होते हैं वो ऑलरेडी क्लीन प्रोजेक्ट को दिए जाते हैं, जैसे रिन्यूएबल सेक्टर को दिया हमने, ठीक है। ट्रांजिशन बॉन्ड उनको देते हैं जो पॉल्यूटिंग है, वो चाहते हैं ग्रीन बनना, ठीक है। सिंपल डिफरेंस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया अभी। अब समझते हैं 81 बॉन्ड्स क्या है। तो एडिशनल टायर वन बॉन्ड्स बेसिकली वो होते हैं, बैंक्स अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कैपिटल बढ़ाने के लिए इशू करते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए। नॉर्मल बॉन्ड्स जैसे सेफ नहीं होते ये 81 बॉन्ड्स, बैंक्स के लॉस एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए अपनी इन पे इंटरेस्ट ज्यादा होता है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज परपीचुअल बॉन्ड्स विदाउट एनी मेच्योरिटी डेट, फाइनेंशियल, इन पे कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती, अब इनको ले जाओ, इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा मिलता रहेगा, जब इनको लगेगा कि अब हमें इंटरेस्ट नहीं देना, आप इनका बॉन्ड वापस कर दो, सिंपल। इसलिए इन पे इंटरेस्ट ज्यादा होता है, इन पे इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है। बैंक के पास दो तरह के कैपिटल होते हैं, टायर वन, टायर टू। सबसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होता है टायर वन, टायर टू होता है सेकेंडरी सपोर्ट। 81 बॉन्ड्स टायर वन कैपिटल का हिस्सा है। 81 बॉन्ड्स अच्छा इतने रिस्की क्यों होते हैं, आपने कभी सोचा है? पहली बात तो मेच्योरिटी फिक्स नहीं होती, और मेच्योरिटी फिक्स नहीं होती, इसको कहते हैं परपीचुअल बॉन्ड, इसीलिए इंटरेस्ट स्किप हो सकता है, ठीक है। एक्सट्रीम केस में बॉन्ड राइट ऑफ भी कर सकते हैं, ये इक्विटी में कन्वर्ट, या इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट ऑफ का मतलब है वो बॉन्ड को खत्म भी कर सकते हैं कि भाई हम नहीं दे पाएंगे, अब खत्म करो, तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बैंक डूब रहा हो तो पहले 81 बॉन्ड्स होल्डर का पैसा सेक्रीफाइस होता है, ठीक है। रिस्क है, इंटरेस्ट भी ज्यादा है, लोग खरीदते हैं, ऐसी बात नहीं कि लोग नहीं खरीदते, लोग कुछ भी खरीद रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, इस सिस्टम के इस एक्ट के अंदर, याद रखना। अबाउट द पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर आप याद करो, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि मैं स्किप कर रहा हूँ, बट ये इतना भी समझाने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। क्वारम है यहाँ पे 3 मेंबर का, मतलब बिना 3 लोगों के मीटिंग नहीं होगी, और एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर आपको मिलना पड़ेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें मोस्ट हाईलाइटेड कर दिया गया, ठीक है। पेमेंट एंड सिस्टम सेटलमेंट एक्ट जो है, गोल ये है, सेंट्रल अथॉरिटी आरबीआई है, कस्टमर प्रोटेक्शन सबको ही करनी है, ठीक है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी नामीबिया गए थे,
नामीबिया डिसाइड टू साइन अ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट एंड बिकमिंग द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री जो यूपीआई सिस्टम चलाएगी हमारे रियल टाइम डिजिटल पेमेंट के साथ। यूपीआई अपना लॉन्च हुआ था 2016 में, एनपीसीआई ने उसे लॉन्च किया था। एनपीसीआई खुद में नॉन प्रॉफिट कंपनी है, याद रखना। और ये वर्क करता है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज पे, जो तुरंत ही पैसा भेज देती है। ठीक है, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया और एप्लीकेशन से यहाँ आईएमपीएस का यूज करके पैसा भेजोगे तो 5 रुपए फीस लेते हैं। ठीक है, इमीडिएट मनी ट्रांसफर थ्रू मोबाइल सर्विस राउंड द क्लॉक 24/7 365 डेज वर्क करता है। एनपीसीआई ने स्टैब्लिश किया था इसको अंडर पेमेंट एंड सिस्टम्स एक्ट 2007। इसके अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, 3 फैक्टर नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन थी, याद रखना। एक एनआईपीएल है, ठीक है, होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड इन 2020 इज डिप्लॉइंग रुपे एंड यूपीआई आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई ने एक नई कंपनी बनाई है अपने नीचे, जो ये बाहर का सारा काम और माल संभालती है। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा भी लिख रखा है मैंने, है ना। दिस लाइन इज इनफ फॉर पेटी क्वेश्चन। वेयर यूपीआई बेस्ड इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स आर एक्सेप्टेड, दिस इज भूटान, दिस इज फ्रांस, मॉरिशियस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड द यूएई। नाउ एनपीसीआई, यहाँ पे एनपीसी के बारे में लिखा हुआ है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है? The year 2025 marks the 150 years of the Bombay Stock Exchange. Why this is important? Because Bombay Stock Exchange ने 150 years complete किए हैं। Established as the Native Share and Stock Broker Association in 1875, it is the Asia's first and world's fastest stock exchange, first listed stock exchange of India। ठीक है, बीएसई में रेगुलेट अपना सेबी करता है। इंडिया सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, बेसिकली पीवाईक्यू भी ध्यान से समझो। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या है? रेफर्स टू एन इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रीज क्रेडिट वर्दीनेस। एक कंपनी किस लायक है अपने लोन्स को कितने टाइम में वापस कर, जैसे आपका सिबिल होता है ना, बिल्कुल वैसे कि आपको एक रेटिंग दी जाती है कि आप लायक कितने हो, कि आपको आप लोन्स टाइम पे दे पाते हो, नहीं दे पाते हो, ये सब कर पाते हो या नहीं कर पाते, इसको कहते हैं। ठीक है, मेजर एससीआर क्या है? एस&पी, फिच एंड मूडीज। यही क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी है। रेटिंग ग्रेड्स हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग रेंजेस फ्रॉम BBB टू AAA फॉर एस&पी एंड फिच एंड BA3 टू A। ये जो भी है, इतना टेक्निकल याद करने की नीड नहीं है, सिंपल ये कि ये 3 नाम है जो करती हैं सारी कंपनीज हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द एक्सटर्नल सेक्टर। सो मैंने आपको एफडीआई एफपीआई ऑलरेडी समझा दिया है, यहाँ पे एफडीआई एफपीआई अलग से समझाया गया, आप यहाँ से जरा पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। एफडीआई एफपीआई पे टाइम वेस्ट नहीं करते, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने आराम से कर लिया। इंपॉर्टेंट क्या है वो देखो। इंपॉर्टेंट ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, जस्ट अ सेकेंड, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये आती है फेमा एक्ट 1999, कंसोलिडेटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2020, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डोंट डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स, इन तीनों के अंदर। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्टर्स विद 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट। कुछ रूट ऐसे हैं जहां पे गवर्नमेंट के परमिशन के बिना आप 100% पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बाहर के लोग हमारे देश में। कहाँ? जैसे ध्यान से समझो, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। कोल एंड लिग्नाइट, एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल पार्क, टेलीकॉम सर्विसेज, ट्रेडिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा। अप्रोक्स 90% ऑफ एफडीआई इन इंडिया इज नाउ अंडर ऑटोमेटिक रूट। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है, ये वाली लाइन आ जाती है कि 90% से भी 90% तक एफडीआई ऑटोमेटिक हो चुकी है, तो हाँ हो चुकी है। ठीक, अब देखो एग्जांपल्स ऑफ एफडीआई प्रोहिबिटेड सेक्टर्स इन इंडिया, कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हो आप। लॉटरी बिजनेस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट प्राइवेट लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरीज, गैम्बलिंग, बैटिंग इंक्लूडिंग कैसीनोज एटसेट्रा, चिट फंड्स, निधि कंपनी, एक्टिविटीज सेक्टर्स डू नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी, इन सब में आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अगर अब हम एक चीज देखें, एफडीआई का इनफ्लो जो हमारे देश में हुआ है, तो 2013-14 में इतना था बिलियन में, यूएसडी बिलियन डॉलर में, और आज देखो कितना है, 81.04। तो ये बढ़ा है। ठीक है, परसेंट ऑफ टोटल एफडीआई इनफ्लोज 2024-25 में कितना आया, किस में आया? ट्रेडिंग हुई 8% की, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में 6%, सर्विसेज में 19%। तो ये डाटा याद रखना, सबसे ज्यादा सर्विसेज, देन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, देन ट्रेडिंग। देन परसेंट ऑफ टोटल एफडीआई सबसे ज्यादा कहाँ है, कहाँ से आया? शेयर ऑफ सोर्स ऑफ कंट्रीज सबसे ज्यादा आया सिंगापुर से, देन मॉरिशियस से, देन यूएसए से। याद रखना, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट डाटा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ लिया है। आगे देखते हैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। व्हाट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी? ठीक है, देखो इसमें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी में, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, इसमें हमें क्या करना है? बेसिकली सबसे पहले ये समझना है कि ये रुपी को इंटरनेशनलाइजेशन करने जैसा ऐसा है क्या, हो क्या है। उसके बाद हम समझेंगे वोस्ट्रो अकाउंट एंड नोस्ट्रो अकाउंट। आई हैव नॉट हाईलाइटेड बिकॉज ये सेपरेटली यहाँ पे डिटेल में मैंने समझाया हुआ है इसको, कि आप इसे कभी भूले ना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी का मतलब ये होता है कि जब इंडियन रुपी सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और रिजर्व्स में भी यूज होने लगी,
भाई अगर हमें बाहर कुछ खरीदा तभी हम डॉलर का यूज करते हैं, हम चाहते हैं हम रुपये का यूज करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रुपये यूज होने लगे, फॉरेन करेंसी रुपये एक्सेप्ट करने लगे, रुपये ग्लोबल करेंसी की तरह बिहेव करे, है ना। तो ये है। अब आगे देखते हैं, ध्यान से समझो। देर आर टू वर्ड्स, नोस्ट्रो अकाउंट एंड वोस्ट्रो अकाउंट। नाउ नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो ये क्या है, ऐसे समझो आराम से, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है और कई बार कंफ्यूज कर देता है इस वे में कि हम आंसर नहीं कर पाते टॉपिक को। ठीक है, तो समझो। देखो, इंटरनेशनल बैंक्स हैं, एक तरफ है नोस्ट्रो अकाउंट, एक तरफ है वोस्ट्रो अकाउंट। तो नोस्ट्रो अकाउंट होता है आवर अकाउंट विद यू, ठीक है, और वोस्ट्रो अकाउंट होता है योर अकाउंट विद अस। बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड में अलग अलग कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है, अलग अलग करेंसीज में। हर बैंक के पास हर कंट्री की करेंसी फिजिकली रखना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है मुझे रशिया से ट्रेड करना, मेरे पास रशिया की करेंसी ना हो, है ना। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं नोस्ट्रो अकाउंट क्या है। देखो, नोस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है हमारे बैंक के अकाउंट फॉरेन बैंक के पास फॉरेन करेंसी में। हमारे बैंक के अकाउंट फॉरेन बैंक के पास फॉरेन करेंसी में। नोस्ट्रो का मतलब होता है आवर्स, ठीक है, अपना पैसा पर फॉरेन बैंक के पास है, फॉरेन करेंसी में। समझ आया? ठीक है, अब ऐसे समझो, इंडिया और यूएसए का एग्जांपल लेता हूं। सोचो एसबीआई को यूएसए में पेमेंट करनी है, एसबीआई को यूएसए में पेमेंट करनी है, पेमेंट डॉलर में होगी। एसबीआई क्या करता है, यूएसए का एक बैंक के पास अपना डॉलर अकाउंट खोल दे लेता है। वहां पे एसबीआई ना अपना एक डॉलर अकाउंट खोल लेगा। वो अकाउंट एसबीआई का है पर यूएसए बैंक मेंटेन करता है, डॉलर में होता है। ये एसबीआई का नोस्ट्रो अकाउंट है। ठीक है, अब समझो वोस्ट्रो अकाउंट क्या है। वोस्ट्रो अकाउंट बेसिकली क्या होता है कि, जस्ट अ सेकंड, ऐसे समझो कि, हाँ, ऐसे समझो कि फॉरेन बैंक का अकाउंट हमारे बैंक के पास हमारी करेंसी में, अब उनको रुपये में ट्रेड करना है ना, कुछ इस तरीके से। यूएसए का बैंक क्या करता है, इंडिया में बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, वो एसबीआई के पास रुपये अकाउंट खोलता है। यूएसए बैंक का है ना, पैसा रुपये में, एसबीआई मेंटेन कर रहा है, तो ये वोस्ट्रो अकाउंट है, उनका अकाउंट हमारे यहाँ पे। तो एक ही अकाउंट, बस नजरिया बदलता है। एंगल देखो, एसबीआई का नजरिया नोस्ट्रो मेरा अकाउंट, फॉरेन बैंक का नजरिया वोस्ट्रो अकाउंट, तो ये होता है नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट। समझ आ गया? दिस इज ऑल अबाउट नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट। अब इंटरनेशनल करेंसी होती क्या, अगर हमारी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी बनना है उसके लिए करना क्या पड़ेगा। इंटरनेशनल करेंसी लाइक द यूएस डॉलर और द यूरो यूज फॉर ट्रांजेक्शन बिटवीन कंट्रीज एंड बियॉन्ड द बॉर्डर्स, जस्ट लाइक डोमेस्टिक करेंसी इट परफॉर्म्स थ्री फंक्शंस ऑफ मनी: मीडियम ऑफ एक्सचेंज, a यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। ये वो काम करेगी तो वो इंटरनेशनल करेंसी कहलाएगी। ठीक है, अब करेंसी कन्वर्टिबिलिटी के ऊपर टू टॉपिक्स है, करंट और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे समझो, इट मीन्स अ कंट्रीज करेंसी कैन बी फ्रीली एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी एट एन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। क्या फ्रीली हमारे यहाँ सब कुछ आ सकता है? क्या हमारे यहाँ एफडीआई हर सेक्टर में 100% आ सकता है? नहीं। तो हमारे करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में क्या है, फ्रीडम टू कन्वर्ट रुपीज टू अदर करेंसीज फॉर पेमेंट्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन, इट इज फुल्ली कन्वर्टिबल इन इंडिया। हमारे यहाँ करंट अकाउंट तो कन्वर्टिबल है पूरी तरीके से। अरे मतलब आप डॉलर के बदले रुपये ले सकते हो ना, कितना भी चाहो, या किसी और करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसे करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कहते हैं। कैपिटल अकाउंट में जब आप कैपिटल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, क्या आप पूरा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी सेक्टर में, एटॉमिक एनर्जी में, न्यूक्लियर पावर में? नहीं। फ्रीडम टू कंडक्ट इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन विदाउट कंस्ट्रेंट्स, इट इज पार्शली कन्वर्टिबल इन इंडिया। अगर ऐसा हो जाएगा, सोचो हमारे देश में कितना ज्यादा पैसा आ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, हमारा रुपये डेप्रिशिएट हो, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपये, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इनको आप कंप्लीट करिए। हाँ, एक रीढ़ है और एक नीर है, जस्ट अ सेकेंड, एक रीढ़ है और एक नीर है, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको हम इस वाले में सेक्शन में नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आगे इसको थोड़ा डिटेल में समझाया गया, वहां पे मैं रीढ़ और नीर आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। ठीक है, अब देखते हैं रेमिटेंस टैक्स क्या है। देखो, बेसिकली रेमिटेंस टैक्स, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। अब ये क्या है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल with 3.5% outward remittance tax provision called the excise tax on remittance transfer. The newly proposed provision will be effectively from January 1, 2026. तो इसका मतलब क्या है, एक सेकंड रुको मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, उससे पहले ये, अगर ये लाइन समझनी है, ये यूएस हाउस ने अप्रूव किया है, इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यूपीएससी क्वेश्चन पता है कैसे फ्रेम करेगा, यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करने वाला है
एक लाइन लिखेगा आप लोगों के लिए, ऐसे समझो कि एक लाइन वो आपके लिए लिख देगा कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, व्हाट वाज इट, किससे रिलेटेड है। तो आपको फिर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये है क्या। ठीक है, इसलिए आपको वन बिग ब्यूटीफुल जो बिल है इसका नाम बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। समझ आ रहा है? अब देखो, सबसे पहले समझते हैं रेमिटेंस क्या है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बेसिकली रेमिटेंस वो होता है, मैं आपको रेमिटेंस समझा रहा हूं। ठीक है, रेमिटेंस ये है कि द मूवमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंट्री ऑफ वर्क बैक टू अ होम कंट्री इज नॉन एज रेमिटेंस। रेमिटेंस का सिंपल मतलब है, रेमिटेंस का मतलब ये होता है कि जब कोई इंडियन रेजिडेंट फॉरेन कंट्री को पैसा भेजता है तो उस रेमिटेंस पर टैक्स कलेक्ट किया जाता है, उसे कहते हैं रेमिटेंस टैक्स। ठीक है, हमारे भारत के नागरिक अमेरिका में कमाते हैं, वहां से जो पैसा भेजते हैं वो रेमिटेंस होता है यहाँ का। ठीक है, ये फाइनल टैक्स नहीं होता है, पहली बात तो ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है, बाद में इस पे इनकम टैक्स रिटर्न में एडजस्ट रिफंड हो सकता है। समझ आया? ठीक है, इंडिया में रेमिटेंस किस रूल के अंदर होता है ये समझो। इंडिया में जो फॉरेन रेमिटेंस होती है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर, जिसे रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ मैंने एक स्कीम बोली लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इसको कौन रेगुलेट कर रहा है? आरबीआई। अच्छा, ये है क्या? रेजिडेंट इंडियन एक फाइनेंशियल ईयर में लगभग लगभग $2.5 लाख तक भेज सकता है। ठीक है, पर्पज ये है फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन ट्रैवल, इन्वेस्टमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, फैमिली सपोर्टेड अब्रोड, तो जो पैसा भेजते हैं उसके लिए। ठीक है, अब रेमिटेंस टैक्स का सिंपल सा आपने पूरा गेम समझ लिया है। अब मैं आपको समझाता हूं कि वन बिग ब्यूटीफुल क्या है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल क्या है। बेसिकली वन बिग ब्यूटीफुल बिल 3.5% आउटवर्ड रेमिटेंस टैक्स का प्रोविजन है, जिसे एक्साइज टैक्स ऑन रेमिटेंस ट्रांसफर्स बोला गया है, जो इफेक्टिव होगा 1 जनवरी 2026 से, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। मतलब जो यूएस का जो पार्लियामेंट है समझो, एक बिल पास किया, अगर कोई यूएस से पैसा बाहर फॉरेन कंट्री भेजता है, कोई भी यूएस से पैसा बाहर फॉरेन कंट्री में भेजेगा, फॉरेन देश में, तो उस पैसे भेजने पर 3.5% टैक्स लगेगा। ये टैक्स सेंडर के एंड पर लगेगा, लॉ होगा 2026 से शुरू। मतलब अगर यूएस में काम करने वाला इंडियन वर्कर इंडिया पैसा भेजता है तो हर ट्रांसफर पे 3.5% टैक्स कट सकता है। समझ आया? तो उन्होंने ये किया है। इससे दिक्कत ये होगी कि लोग अब कम पैसा भेजने की सोचेंगे, या बहुत सारी अब पैसे कम आएंगे, बहुत प्रॉब्लम होती है। समझ आया? ठीक है, मैंने आपको लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम समझाया, इंट्रोड्यूस्ड हुआ तो 2004 में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस अगर आप 2.5 लाख तक भेजते हो तो। ये इंपॉर्टेंट है, टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना। अब आता है इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बोथ कंट्रीज आल्सो एग्री टू नेगोशिएट अ रेसिप्रोकल डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। यहाँ पे वर्ड है डबल, सॉरी, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। इसमें क्या है आपको ये समझना पड़ेगा, एक स्पेशल टाइप का सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। इसमें होता क्या है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन को ऐसे समझते हैं कि बेसिकली क्या होता है ना, जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन है, डीटीए एग्रीमेंट, बहुत जगह नोट्स या क्लासेस में इसको लूजली डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन क्या बोल दिया जाता है, पर एक्चुअल ना कंसेप्ट डबल टैक्स से बचने का है इसमें। समझ आया? तो डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम क्या होता है, ऐसे समझो तुम कंट्री ए में काम करते हो, तुम कंट्री बी के रेजिडेंट हो, आप हो इंडियन पर काम दुबई में कर रहे हो। दोनों कंट्रीज बोलते हैं इनकम पर टैक्स मुझे चाहिए। सिंपल इनकम पर 2 बार टैक्स कैसे देगा आदमी? इसको कहते हैं डबल टैक्सेशन। ठीक है ना, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन या डीटीए एक गवर्नमेंट होता है दो कंट्रीज के बीच, जिसमें डिसाइड होता है किस इनकम पर कौन सा कंट्री टैक्स लेगा और डबल टैक्स कैसे अवॉइड होगा। बस यही है, समझ आ गया? उसके बाद इस पे यूके और इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, वो आप पढ़ते रहना। ठीक है, ठीक है ना। इंडिया ईएफटीए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये भी वही है। ठीक है, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। अमंग दीज स्विट्जरलैंड इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉलोड बाय नॉर्वे। याद रखना अमंग दीज लिखा हुआ है, नॉट स्विट्जरलैंड ओनली। ये लो, ठीक है, छोटी छोटी चीजों से हम बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, बट यस यू कैन जस्ट रीड एंड लीव दिस टॉपिक। ठीक है, इसलिए हाईलाइटेड नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो है बेसिकली, हाँ यहाँ पे हमारा बेसिकली पूरा का पूरा पार्ट 1 फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब एनवायरमेंट का पार्ट 2 आप लोगों के लिए अपलोड होगा आफ्टर सम टाइम, उसको पढ़ लेना। जो हाईलाइटेड पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एंड इफ यू वांट कि ऐसे जो पार्ट्स हैं इतने डिटेल में है आपके पास आ रहे हैं, तो प्लीज देयर इज अ ऑप्शन ऑफ हाइप। ठीक है, आप वीडियो को हाइप दो, या थोड़ा सा आप कोशिश करो कि लोग इसको
ज़्यादा टाइम तक इसको देखो, वॉच टाइम इसका बढ़ाओ, जिससे कि पता चले कि हाँ, वीडियो सच में आप लोगों को पसंद आ रही है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लेट मी नो वीडियो कैसी है, क्वालिटी कैसी है। इफ यू वांट कि सर कुछ ऐड कर दो, देन आई विल डेफिनिटली ऐड समथिंग ऑन दैट। बिकॉज़ देखो, बहुत मेहनत से मैंने आपको एक-एक चीज़ समझाई है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं समझाया, और हर एक चीज़ एडिशन है। ये बहुत मेहनत का काम है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं महान हूँ, बट येस प्लीज़, इफ यू फाउंड द वीडियो कि भाई वैल्यूएबल है, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।